यस पीपल, यस 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 पीपल। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? अरे हिमांशु जी, मैंने भी बहुत 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 मिस किया आप सबको। क्या बात है, क्या बात है, बहुत समय बाद, बहुत समय बाद। और यारों अब ये समाज शुरू हो गया है जो जून अटेम्प्ट तक रुकने वाला नहीं है। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। बस 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 यारों, यहां से ये शुरू होगा और जून तक ये सिलसिला बना ही रहेगा। जल्दी से बताओ कैसे हैं आप लोग, तो पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे यारों। यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई जस्ट वेट फॉर 2 to 3 minutes, लेट एवरीवन ज्वाइन इन। आप लोग मस्ती से पानी वानी की बॉटल वॉटल लेके बैठ जाओ, ठीक है? फिर आई स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड वील गो हेड। यस पीपल, थैंक यू ध्रुव, थैंक यू। अरे यार, यार कैसी कैसी बातें करते हैं आप लोग, कैसी कैसी बातें करते हैं आप लोग। यस 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 पीपल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कंप्लीटेड माय डिनर टू लिसन योर लेक्चर, थैंक यू इंदू। पीपल वी आर गोइंग टू स्टिल वेट फॉर 5 more minutes एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो दैट कैसा होता है कि शुरुआत में कुछ मैं बेसिक इंस्ट्रक्शंस देता हूं और फिर क्या होता है वो मिस हो जाते हैं ना, तो फिर पूरे लेक्चर के बीच में आप देखोगे कोई ना कोई ऐसा आएगा हमारे साथ में जो लेट आया होगा और फिर पूछेगा सर इसका 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 क्या होगा। तो मैं चाहूंगा कि 5 मिनट में शुरू करेंगे एंड देन आफ्टर आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द इनिशियल क्वेरीज के जो जो मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए, और उसके बाद में शुरू करेंगे और राज करेंगे बहुत ही धमाकेदार 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 क्विज आफ्टर दिस सेशन। यस पीपल, थैंक यू एमी। सुबोध चैट की बात कर रहे हो क्या? उसके बारे में भी इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं मैं। पॉपअप नोटिफिकेशन इज कमिंग कंटिन्यूसली। पॉपअप नोटिफिकेशन कहां से आ रही है आपको? मेरा कोई लिंक तो नहीं खुला यार। नोटिफिकेशन का साउंड आ रहा है, रुको रुको रुको, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं आपके लिए। अब बंद हो गया क्या मुझे बताओ यारों, अब बंद हो चुका है क्या साउंड? यस पीपल, अब साउंड बंद हो चुका है क्या? सारे वीडियो कर लीजिए आपने सजेस्ट किया। अरे शालिनी क्या बात है, आप जैसे अगर कुछ एकदम सिंसियर स्टूडेंट्स मिल जाएंगे तो क्या चीज जीवन में। चलिए यारों, अब शुरू करेंगे क्या? अरे अलीना, अलीना मैं सही कह रहा हूं, मैंने 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 आपकी पिटाई कर देनी है। लेक्चर की शुरुआत में कैसी अपशकुन वाली बातें कर रहे हैं आप, गधे। यहां पे इधर उधर की बातें नहीं होगी, हम कट टू कट पढ़ाई की बातें करेंगे और आपके लिए बहुत भारी भारी चीजें लेकर आने वाला हूं। ओके चलिए। यस 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 पीपल, यस पीपल, यस पीपल। क्या तुम्हें याद है? अरे जीना मैम चिल करो, ठीक है? इधर उधर की बातें नहीं, पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे एंड आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट। We should. I'll just wait for 2 more minutes. 2 more minutes I'll wait and then I'm going to start. I'm going to start. I'm going to start. Yes, people. Yes, people. In the I'm going to answer all the queries. All the queries I'm going to answer and then I'm going to start the lecture. चलिए। थैंक यू विजय। नो मोहक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस प्रसाद, इंद्रप्रीत, आई विल बी अनाउंसिंग अबाउट इट। Yes, people. चलिए। So I guess now is the time and we should start the session now. चलिए यारों, मुझे फुल जोश में बोल दो, shall we start? Shall we start? Yes, people. Shall we start? Yes, Sonali. Shall we start, people? Tell me.
यस पीपल, परफेक्ट। चलिए यारों, चलिए 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 चलिए। तो अब सबसे पहले यस पीपल, अब मैं मेरे आगे से कमेंट सेक्शन हटा रहा हूं, मेरे सामने कमेंट सेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना? यस पीपल, यस पीपल, यस पीपल। आई थिंक थिंग्स आर एवरीथिंग इज प्रीटी क्लियर। चलिए 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 चलिए, यस पीपल। चलो, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन कुछ बेसिक बात कर देता हूं यारों, ठीक है? जो जो आपकी क्वेरीज हो सकते हैं उन सबको आंसर करता हूं, मस्ती में रहो। सबसे पहले जो बच्चे सिक्योरिटीज लॉ के लिए पूछ रहे हैं, सिक्योरिटीज लॉ के लिए आई विल बी कमिंग अप विद अ सेपरेट अनाउंसमेंट। सिक्योरिटीज लॉ के लिए मैं सेपरेट अनाउंसमेंट करूंगा और सारे अमेंडमेंट्स कवर करूंगा, एंड टू एंड आपके टिप्स पे लेके दूंगा। दैट इज माय वर्ड। तो चिल करो सिक्योरिटीज लॉ वाले बच्चे। दूसरा जो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या ये ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स ने देखना चाहिए, ओल्ड सिलेबस सीएस एग्जीक्यूटिव, क्या ये सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों ने देखना चाहिए? तो कैसा है यारों कि ऑफ कोर्स कंपनी लॉ इज द सेम, तो कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स हैं, तो सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस के बच्चे भी इसको देख सकते हैं और सीएस प्रोफेशनल के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। बट मेरा जो मेन मतलब मैं ये किस उद्देश्य से रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों के लिए सेशन है। बट हाँ, सीएस एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस के बच्चे और सीएस प्रोफेशनल के बच्चे इसको इक्वली इंजॉय कर सकते हैं, इक्वली इसका फायदा उठा सकते हैं। पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि सर क्या ये सेशन आपके लेने के बाद में भी यूट्यूब पे रहेगा क्या? यस, ये सेशन रहेगा, बट मेरा प्लान इस तरह से समझिएगा, जो अमेंडमेंट है उसके बारे में बात करूंगा, बट आपको एक आइडिया देता हूं कि अमेंडमेंट में एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अमेंडमेंट इज अबाउट पेनल्टीज, इज अबाउट पेनल्टीज। अब पेनल्टीज का प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज नो कंसेप्ट इन पेनल्टीज, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। तो उसके लिए मैं एक प्लान बना के आया हूं कि जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा, जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा उसके बाद में आपको एक हाफ एन आवर का गैप मिलेगा, 45 मिनट्स का गैप मिलेगा, और उसके बाद में होगा एक क्विज, उसके बाद में होगा एक क्विज, और क्विज में रहेगा एक बेहतरीन सा रिवॉर्ड। आपको याद है क्या पिछली बार रिवॉर्ड क्या था? मैं कमेंट सेक्शन देख लीजिए। आपको पिछली बार के अमेंडमेंट सेक्शन के एंड में मैंने क्विज लिया था, रिवॉर्ड क्या था? डू यू रिमेंबर द रिवॉर्ड? डू यू रिमेंबर द रिवॉर्ड? डू यू रिमेंबर द रिवॉर्ड? मैं वापस कमेंट सेक्शन पे आया हूं, किसी को रिवॉर्ड याद है क्या? पिछली बार के अमेंडमेंट लेक्चर के एंड में भी अपन ने क्विज किया था, किसी को रिवॉर्ड याद है क्या? अजी क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? तो पिछली बार द रिवॉर्ड वॉज अ गोल्ड कॉइन, ठीक है? गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड था। गोल्ड कॉइन मतलब याद हो 10 तोले का नहीं देने वालों, 50,000 रुपए का, एक 5,000 रुपए का 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन दिया था। पिछली बार सिद्धि बोथरा वन दैट, एंड सिद्धि बोथरा आज की तारीख में मेरे प्रोफेशनल के बैच में बैठती है। तो ये बात तो मान के चलो कि बहुत ही लकी है कि जिस बालक ने मेहनत करी और अमेंडमेंट लेक्चर के आने वाले क्विज में फर्स्ट रैंक ले आया, लास्ट टाइम आई रिमेंबर सिद्धि बोथरा वाज द गर्ल एंड शी हैज सक्सेसफुली क्लियर्ड हर एग्जीक्यूटिव एंड नाउ शी इज इन प्रोफेशनल्स। तो आज भी सेम चीज का रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। कैसा है यार कि अपने घर में वो चाचा नहीं होते क्या यार, भाई जो भैया होते हैं जो एकदम सबको बिगाड़ देते हैं बच्चों को, बस वैसे ही समझ लो आप, ठीक है? तो उस मोटिवेशन से आप थोड़ी सी पेनल्टीज पढ़ लेंगे। तो जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा, सेशन का थोड़ा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद में वो क्विज होगा, वो क्विज होगा, और क्विज का जो व्यक्ति फास्टेस्ट आंसर देगा उस व्यक्ति को वही सेम गोल्ड कॉइन का रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इस बहाने आप सब बच्चों की पढ़ाई हो जाती है। देखो इंटेंशन मेरा वही है, सिंपल सा, कोई ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है यारो, वो आपके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस लालच में थोड़ा सा हम लड़ झगड़ के और सारी पेनल्टीज खत्म कर लेंगे, ठीक है? तो क्या ये सेशन यूट्यूब पे बाद में रहेगा? जी हाँ, ये सेशन यूट्यूब पे रहेगा, बट आई वुड सजेस्ट कि मेरे साथ में रैप अप कर लो सो दैट आपका भी अमेंडमेंट्स पढ़ के याद भी हो जाएगा एंड यू विल बी सॉर्टेड विद द अमेंडमेंट्स। ओके, तो क्या यूट्यूब पे रहेगा? यस, लेटर ऑल्सो इट विल बी अवेलेबल, कोई डाउट ही नहीं है, बाद में भी यूट्यूब पे अवेलेबल रहने वाला है। अब एक तीसरा सवाल जिस बालक का रहा है, जो सवाल मेरे को पसंद नहीं, आप पूछते हैं कि सर कितनी देर चलेगा? अरे कितनी देर चलेगा? सेशन शुरू हुआ नहीं है, कितनी देर चलेगा पूछने आ गए कथों। तो आई जस्ट टेल यू, लास्ट टाइम आवर अमेंडमेंट लेक्चर आई गेस वेंट अराउंड 3.5-4 आवर्स, 3 से 4 घंटे चला था। इस बार दी अमेंडमेंट्स आर नॉट मच, इस बार अमेंडमेंट ज्यादा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अमेंडमेंट लेक्चर हमारा 1.5 आवर से ज्यादा जाने वाला है। इसमें आपके सारे अमेंडमेंट्स में आपके टिप्स पे लेके छोड़ूंगा, सारे के सारे अमेंडमेंट्स, पर आई डोंट थिंक 1.5 से ज्यादा जाने वाला है। फिर थोड़ा गैप, फिर वो क्विज, तो करके मुझे लगता है कि मैं आपको 2.5 आवर्स में पूरा फ्री कर दूंगा। That's what I think, ठीक है? तो अगर कोई बोलता है सेशन, आई डोंट थिंक दिस वुड बी अ वेरी लॉन्गर सेशन, थोड़ा सा पेशेंटली बैठना और देखना। दूसरी चीज, अब दूसरी क्या, फोर्थ चीज होगी, तो आई थिंक मैक्सिमम मुझे सब कुछ क्विज विज सब करके आई थिंक 2 आवर्स में सब कुछ हो जाना चाहिए। बिकॉज क्या मेरा क्या, मैं पढ़ा तो दूंगा आपको टू द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स, बट आई हैव टू एंश्योर दैट आप बच्चे उसको अच्छे से अब्सॉर्ब भी कर लो और एग्जाम में जाके फोड़ के, ठीक है? सब कुछ मैं 2 आवर्स के अंदर करा दूंगा। अब एक चीज, जो बालक इंपेशेंट होकर बीच में इधर उधर के कमेंट करने का विचार करते हैं, प्लीज डोंट डू दैट।
मैं आपको एक बार बताता हूं, मेरे लिए लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? जो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, थैंक यू सो मच सर, हमने ये देखा वो देखा, बहुत अच्छा लगा, आई जस्ट लव दोस कमेंट्स। लेकिन यार उससे ज्यादा जरूरी अभी मेरे लिए रहेगा कि एकदम डीप में घुस के एक एक अमेंडमेंट आपके खून में एकदम पॉजिटिव कर दो। तो दैट वुड बी माय प्रायोरिटी राइट नाउ। तो आई वुड प्रेफर दैट आई वुड इग्नोर दी कमेंट्स। हाँ, एंड में अगर आपके कोई डाउट से जेन्युइन से वो मैं बात कर लूंगा, इशू नहीं है, बट आई वुड प्रेफर टू इग्नोर दी कमेंट्स सो दैट वी कुड फोकस ऑन द सेशन, और इस सेशन को मैं ऐसे दीवाना बना के निकले ना कि हमारा बिल्कुल टाइम वेस्ट ना और 100% सेशन फ्रूटफुल। ठीक है, तो इट्स माय रिक्वेस्ट, डू नॉट कमेंट अननेसेसरी चीज। हाँ, जब मैं पूछता हूं कोई चीज तब आप यस नो कर सकते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सब बच्चों से कि आप क्या करिएगा, अब मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, बस मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। अब बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको फुल प्लेजेंट मतलब पढ़ाई पे फोकस करना, एकदम टाइम एफिशिएंट मैनर में पढ़ना है ना, तो क्या करिए, आपके मोबाइल पे वॉल्यूम फुल करो, कमेंट ऑफ का ऑप्शन होता है ऊपर, जहां पे आपको कमेंट्स नहीं, उसको ऑफ करो, लैंडस्केप में करो और मस्ती से बैठ जाओ, मस्ती से बैठ जाओ एंड जस्ट एंजॉय द सेशन। मैं आपको ये वादा नहीं करता कि अगले 2 घंटे, अगले 1 घंटे में आपको पूरा एंटरटेन करूंगा, बट मैं आपको ये वादा करता हूं कि अगले 1 घंटे में एक एक अमेंडमेंट विद एनालिसिस आपके दिलो दिमाग में बैठा दूंगा। दैट इज माई वर्ड टू योर। एग्जाम में अगर अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो आपके हाथ से नहीं जाएगा। यहां तक कि जो पेनल्टीज बच्चे जनरली पसंद नहीं करते हैं, पेनल्टीज बच्चे जनरली पसंद नहीं करते हैं, आई नो, तो उसको भी एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आपके दिलो दिमाग में बैठा दूंगा थ्रू दैट क्विज। Okay, now shall I start? Do you have any query you want me to answer? मैं आपके कमेंट वाले सेक्शन पे भी आ रहा हूं 1 मिनट के लिए। Do you want me to answer any of your queries? If not, I'm going to immediately start. मोइना पूछ रहे हैं where will be the quiz be held? वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, एंड में बताऊंगा कैसे क्विज होने वाला है। अरे उत्कर्ष, बहुत बहुत आभार। Yes, of course, न्यू सिलेबस के लिए तो है। अमित, न्यू वाला लेटेस्ट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच ड्रीम फॉर सीएस कंपनी सेक्रेटरी। चलिए, ओके देव, yes Isha, no problem. Dev, understood your point? अरे थैंक यू राहुल। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि अगर मेरा अटेम्प्ट दिसंबर 21 है तो मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, फायदा ही होगा। देव प्लीज स्टॉप डूइंग इट, डोंट डू दैट। चलिए, तो अब आप सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगा कि यारों अब कमेंट्स को बंद करके और मस्ती में यहां पे उतर जाओ। अब हम जी जान से चीजें खत्म कर देंगे, और मैं आपको क्या कह रहा हूं, आई विल बी कमिंग विद मोर एंड मोर ऑफ अनाउंसमेंट्स फॉर यू, सो डोंट वरी। ठीक है, तो मोर एंड मोर अनाउंसमेंट विल बी कमिंग फ्रॉम माय एंड, सो डोंट वरी। ओके, चलिए, अब आप लोग मस्ती में क्या करेंगे, जैसे कि मतलब मेरा सजेशन है, कमेंट्स ऑफ करके और मोबाइल को लैंडस्केप में रख दो और मजे लो। चलिए यारो, नोट्स मैंने टेलीग्राम के ग्रुप पे डाले थे, जिन बच्चों को मिले बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है अब लेट इट गो, लेक्चर के एंड में मैं आप सब तक प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी फोकस करना बस स्क्रीन पे, आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए, यस पीपल, यस 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 यस। अब सब लोग यहां पे आ जाओ, मैं कह रहा हूं कमेंट्स बंद कर दो, अदरवाइज तो कभी अंत ही नहीं होगा, हम पढ़ाई फुल प्लेजर तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। एंड में मैं वापस आऊंगा और आप सबके कमेंट्स, आप सबसे बात करने की कोशिश करूंगा एंड में, नॉट राइट नाउ। राइट नाउ वी गोना फोकस ऑन द अमेंडमेंट्स। चल, कैसे हैं आप लोग? अब यार मेरे सामने से कमेंट्स हट गए, मैं कमेंट्स देख भी नहीं सकता हूं। मेरा फोकस सिर्फ आप बच्चों से मस्ती से पढ़ाई करने का है। आप लोग या तो ईयरफोन्स लगा के बैठिए या फिर वॉल्यूम को फुल करके बैठिए। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आपको एक आइडिया देता हूं कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स के बारे में, फोकस करेंगे अच्छे से। व्हाई आर वी हियर? वी आर हियर फॉर कंपनी लॉ amendments for June 2021 and December 2021। दिसंबर 2021 पे भी अमेंडमेंट्स ऑफ कोर्स एप्लीकेबल रहेंगे, तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है,
आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेशन आज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत मस्ती से मैं सारे अमेंडमेंट्स कवर करा दूंगा, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। कोई भी बालक को लगता है कि वो थोड़ा सा इंपेशेंट हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं, आप मस्ती से क्विट करके बाद में कंटिन्यू करके देखना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहां से मुझे एंड तक, क्विज तक सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो एकदम सिंसियर, एकदम सिंसियर है, ठीक है। एंड मतलब मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है जो छोड़ के जाते हैं सेशन, मेरा बस इतना से कहना है, कहता हूं बाद में देखना कोई टेंशन नहीं है, बट जो सिंसियर स्टूडेंट्स उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप मस्ती से पढ़ने दो, आप बच्चे बाद में पढ़ लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो 100% फोकस अब लेक्चर के अंदर चाहिए मुझे। कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स फॉर जून 21 एंड दिसंबर 21 इज आवर टारगेट फॉर द सर। जब आपने लास्ट टाइम मैराथन अमेंडमेंट्स करवाए थे तब तो बहुत सारे थे, उसके पिछली बार भी बहुत सारे थे, इस बार आप कह रहे हो अमेंडमेंट्स बहुत कम है, ऐसा क्यों? द रीजन इज the entire last year has been hit by COVID। तो हम सबको पता है कि कोविड से हिट हुआ था, इसलिए कोई बहुत ज्यादा मेजर लेजिस्लेटिव चेंजेस नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेजर लेजिस्लेटिव चेंजेस नहीं है। बिकॉज आप खुद सोचिए ना कि इस माहौल में क्या गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये होगी क्या, यार लोग मर रहे हैं वो तो ठीक है, कंपनी लॉ को सुधार देते हैं, जस्ट इमेजिन। So of course government's priority is not going to be to improvise law, and hence you will realize in all the subjects you will have very less amendments। बहुत ही माइनर लेवल पे अमेंडमेंट्स रहेंगे इस बार। तो कैसा है, इतने कम अमेंडमेंट्स है ना, तो उसका एक फायदा भी है कि जब इतने से अमेंडमेंट्स है, एग्जामिनर को कुछ क्वेश्चन तो अमेंडमेंट पे पूछना ही है जनरली स्पीकिंग, तो आपके इतने से अमेंडमेंट्स में से अगर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है ना, तो वो 5 on 5 आप स्कोर कर सकते हैं आराम से। क्लियर है? तो सबसे बेस्ट चीज अबाउट अमेंडमेंट्स है कि इस बार अमेंडमेंट्स बहुत ही कम है, कोई चिंता की बात नहीं। So company law amendments for June 2021 and December 2021 are very less। हो सकता है दिसंबर 2021 के लिए और अमेंडमेंट्स हैं, बट अभी तो जून के लिए जो आए हैं वो तो काफी कम है। हो सकता है इसके बाद में कुछ और अमेंडमेंट्स दिसंबर 2021 के लिए, अभी तो अमेंडमेंट्स बहुत कम है। सो द अमेंडमेंट्स में सब्सटैंशियल पार्ट क्या है समझना ध्यान से। एक बहुत बड़ा सब्सटैंशियल पार्ट इस बार अमेंडमेंट का कैसा है, अमेंडमेंट को मैं 2 टाइप से डिवाइड कर सकता हूं। एक हो गए कंसेप्चुअल अमेंडमेंट्स और एक हो गए जो हमारे सिंपल पेनल्टी वाले अमेंडमेंट्स हो गए, पनिशमेंट वाले अमेंडमेंट्स हो गए, ठीक है। पीनल बोल दो, पनिशमेंट्स बोल दो। तो इस बार अच्छा खासा चेंज किस में है, पीनल अमेंडमेंट्स, पनिशमेंट वाले अमेंडमेंट्स में। क्यों ऐसा? बिकॉज एक बीच में बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे थ्रू एन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत बहुत सारी जगह पे क्या किया गया, सुनना केयरफुली, कंपनीज एक्ट में जहां जहां इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन था, जहां जहां इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन था उसको रिमूव कर दिया गया। सुनना क्या किया गया, जहां जहां इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन था बहुत सारी जगह पे, जहां जहां पे इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन था बहुत सारी जगह पे, नॉट फ्रॉम एवरीवेयर बट बहुत सारी जगह से इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन रिमूव कर दिया गया। फिर क्या किया गया, जहां जहां पे पेनल्टीज अच्छे से फिक्स नहीं थी, मतलब बहुत ही वेग सी पेनल्टीज थी, तो वहां पे पेनल्टीज को फिक्स किया गया। जहां पे पेनल्टीज बहुत ज्यादा बर्डनसम थी, बहुत ज्यादा थी, तो आप समझिए पेनल्टीज को रिड्यूस किया गया। तो पीनल पनिशमेंट्स बहुत ज्यादा है इस बार, अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा है इस बार। तो आप अगर आपका जो आईसीएसआई ने सप्लीमेंट भेजा था, अगर आप बच्चों ने सप्लीमेंट देखा होगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप अगर आईसीएसआई का सप्लीमेंट देखेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके तोते उड़ जाएंगे। उन्होंने तकरीबन कितने पेजेस का दिया है ये, 40 पेजेस का सप्लीमेंट बना के दिया, 40 पेजेस का सप्लीमेंट बना के दिया, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता था, बट उन्होंने ऐसे दिया कि आप अगर कुछ सेल्फ स्टडी, कुछ बच्चों ने कोशिश की होगी तो दिमाग खराब हो जाएगा। वही सारे अमेंडमेंट्स आई हैव टेकन अप इन दी अमेंडमेंट नोट्स। जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, जिनके बच्चों के पास अमेंडमेंट नोट्स नहीं है ना, उनको मैं लेक्चर के बाद में एश्योर कर दूंगा कि आपको मिल जाए, तो एकदम 100% फोकस से बैठना। व्हाट आई हैव डन इन दीज नोट्स, आई हैव कवर्ड ऑल दी conceptual amendments from here to here, 1 to 10 all the conceptual amendments are covered, एकदम मस्ती में सारे conceptual amendments covered। और जो भी पेनल्टीज वाले ना वो मैंने 11th में साइड में लास्ट में ले लिए। अब जो पेनल्टीज वाले अमेंडमेंट्स है ना वो कितने हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है आपके लिए। मैं ऐसा कह रहा हूं कि 34 पेनल्टीज हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। जनरली क्या होता है, मेरी बात को बहुत केयरफुली समझना, स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव के पेनल्टीज पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, एंड मैं आपके साथ हूं। I also do not believe that a student should invest a lot of time in penalties because वहां पे रट्टाफिकेशन है, there is nothing much to understand। Okay, ये पेनल्टी 50,000 की, बहुत कुछ सीखने को मिला, नहीं, it is huge amount पे रट्टाफिकेशन। बट इस बार कैसा है, हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन इन 34 में से आ जाए, एक आधा क्वेश्चन 2 मार्क्स का किसी क्वेश्चन का सब क्वेश्चन इन 34 में से आ जाए। तो कैसे करेंगे हम जब सारे कंसेप्चुअल अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर चुके होंगे,
तब इनमें से 34 पेनल्टीज में शुरुआत की 2-3 पेनल्टीज में आपको पढ़ के बताऊंगा कि ये देखो ये पेनल्टीज ऐसी है, आपको रियलाइज होगा कि पढ़ने से कुछ है ही नहीं। ओके, यहां पे इंप्रिजनमेंट था, न्यू ओल्ड में इंप्रिजनमेंट था, न्यू में नहीं है। आई स्ट्रक्चर द नोट्स ब्यूटीफुली, मतलब आप दीवाने हो जाओगे ऐसे पेनल्टीज कि ये पेनल्टी था, ओल्ड में ये था, न्यू में ये है, इस प्रकार से ये पेनल्टी है, ये पहले 1000 था जो 500 हो चुका है। तो एकदम पिन पॉइंट करते हुए आपके लिए रखा है। तो मैं आपको कुछ पेनल्टीज बताऊंगा कि इस तरह से देखना है, और उसके बाद में हम थोड़ी देर के गैप के अंदर रखेंगे क्विज। तो उतने समय में आपने क्या करना है, सारी पेनल्टीज को देख के और क्विज देना है। तो इसी बहाने आप लोग पेनल्टीज को पढ़ लेंगे, अदरवाइज जनरली स्टूडेंट्स पेनल्टी इग्नोर करके जाते हैं। बट बिफोर दैट वी हैव टू एंश्योर दैट वी कवर ऑल द कंसेप्चुअल अमेंडमेंट्स एटलीस्ट नाइसली, कि सारे कंसेप्चुअल अमेंडमेंट्स तो अच्छे से हो जाने चाहिए। इसमें से 2 अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिससे मुझे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। देयर आर 2 अमेंडमेंट्स आउट ऑफ दीस 10 अमेंडमेंट्स, आउट ऑफ व्हिच आई कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। ओके, डन एंड सॉर्टेड। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद मैं सीधा फर्स्ट अमेंडमेंट चालू कर दूंगा। कुछ बेस बात बताना क्यों जरूरी होता है, ताकि आप लोग स्मूथली देखें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन टॉपिक्स का मैं अमेंडमेंट बताऊंगा, उन्हें उस टॉपिक का ही बेस नहीं पता होगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मैं किसी टॉपिक का अमेंडमेंट बता रहा हूं और आपको उस टॉपिक का बेस ही नहीं पता है। ये क्यों होता है? आईसीएसआई क्या करता है, आईसीएसआई ने हमें एग्जीक्यूटिव में सिलेबस दिया है। जब वो कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स देता है तो सिर्फ हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स है वो नहीं देता, वो क्या करता है, जो भी कंपनी लॉ में अमेंडमेंट आया वो आपको दे देता है। तो हो सकता है कोई ऐसा प्रोविजन जो पहले आपके सिलेबस में तो नहीं था, लेकिन अब उस प्रोविजन के अंदर अमेंडमेंट आ चुका है, तो अमेंडमेंट आईसीएसआई ने सप्लीमेंट में दे दिया। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कवर्ड ऑल द अमेंडमेंट्स। मतलब वो रिस्क नहीं ले सकते हम कि यार ये तो हमारे मॉड्यूल में था ही नहीं, तो ये अमेंडमेंट हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, वी आर गोइंग टू कवर ऑल द अमेंडमेंट्स, बिकॉज इससे अगर एग्जाम में हमारे 5-10 मार्क्स भी फंस जाते हैं तो हमारे लिए विन विन, हमारे लिए विन विन है। ओके, सो एकदम पेशेंटली बैठेंगे। हो सकता है एक आधा टॉपिक आपको ऐसा लगे सर ये तो हमने रेगुलरली पढ़ा ही नहीं था, तो बिल्कुल लोड नहीं लेने का, बिल्कुल भी टेंशन लेने का। हो सकता है कि मॉड्यूल में होगा ही नहीं वो टॉपिक, लेकिन अमेंडमेंट आ चुका है, इस कारण से आईसीएसआई ने अपने सप्लीमेंट में उसको दे दिया। मैं एक बार कमेंट सेक्शन में आ रहा हूं, आर यू ऑल क्लियर विथ ऑल द इंस्ट्रक्शंस? सो देन आई विल स्टार्ट द सेशन। आर यू ऑल क्लियर विथ ऑल द इंस्ट्रक्शंस? आर यू ऑल क्लियर विथ ऑल द इंस्ट्रक्शंस? शुरू करेंगे यारों। और बच्चों आपसे मैं बहुत 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 ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन लेक्चर के बीच में नहीं करेंगे हम लोग। लेक्चर के एंड में मैं रुकूंगा और आप में से हर एक का कमेंट सुन के और आपसे हर एक से बात करके जाने की कोशिश करूंगा। बिकॉज अभी कैसा होगा, अगर हम उस चीज में चले गए ना, तो आप देखेंगे 700+ स्टूडेंट्स हैं, उस चीज में चले गए तो बहुत समय वेस्ट कर देंगे हम अपना। तो दीज वर द इंस्ट्रक्शंस जो मुझे देने थे, एंड नाउ आई वांट टू स्टार्ट द फर्स्ट सेशन। चलिए यार, थैंक यू सो मच। जून 21 अटेम्प्ट का ये पहला मेरा लेक्चर है यूट्यूब पे, एंड आई वुड वांट इसी तरीके से आपके साथ बहुत 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 फ्रीक्वेंटली में मिलता चलो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच पीपल, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेशन। चल, अमेंडमेंट नंबर 1 एकदम इजी। व्हाट आई हैव टोल्ड यू, इस बार के अमेंडमेंट्स एकदम लाइट है। ऐसे उंगली पे गिनाऊंगा आपको सारे अमेंडमेंट्स, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ऐसे करके सारे अमेंडमेंट्स आपको उंगली पे गिना के छोड़ूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार जब ये लेक्चर खत्म करूंगा ना, तब आपको अमेंडमेंट का रिवीजन करने के लिए पूरे नोट्स खोलने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ इंडेक्स से पूरे अमेंडमेंट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। दैट इज समथिंग आई अश्योर यू, आई गिव माय वर्ड। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट अमेंडमेंट। वेरी इजी। अमेंडमेंट नंबर 1, दिस इज इन चैप्टर नंबर 2, reconciliation of share capital audit report has been notified by MCA, that is PAS 6. फोकस करना अच्छे से। reconciliation of share capital audit report half yearly has been notified by MCA PAS 6. सर क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुना मेरी बात को बहुत केयरफुली। Every unlisted public company governed by rule 9A, सर ये rule 9A क्या है बताता हूं, of companies prospectus and allotment of securities rule 2014 relating to issue of securities in demat form by unlisted public company is required to submit e-form PAS 6 with respect to reconciliation of share capital audit report half yearly to ROC with such fees as prescribed within 60 days from the conclusion of each half year, duly certified by a company secretary in practice, chartered accountant in practice. सर जी कुछ समझ में ही नहीं आया, फोकस करना अच्छे से। क्या है ये अमेंडमेंट? बहुत आसान अमेंडमेंट है। दिस इज जस्ट अ न्यू फॉर्म इंट्रोड्यूस। सर हमें क्या एग्जीक्यूटिव में फॉर्म नंबर सब याद करके जाने चाहिए? इतना लोड नहीं लेना चाहिए फॉर्म नंबर का, कंसेप्ट पे फोकस करो। बट ये जो अमेंडमेंट वाले फॉर्म है इनको याद रखोगे तो अच्छा है। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, पास 6
ई फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड। मेरे साथ बने रहना बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या अमेंडमेंट है? पास 6 नाम से ई फॉर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। सर ओके सर, पास 6 करके एक ई फॉर्म इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब क्या सर? रुको, कुछ सवाल होंगे इसके। पास 6 ई फॉर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस। सुना 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 बहुत अच्छे से। ये फॉर्म में क्या होता है? दिस इज नथिंग बट रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या होता है इसके अंदर? जिन बच्चों ने सिक्योरिटीज लॉ पढ़ा है वहां पे एक रिकंसिलिएशन ऑडिट का कंसेप्ट पढ़ा होगा डिपॉजिटरीज के चैप्टर में। यहां पे समझना उसी प्रकार का कुछ है कि हर कंपनी जिस जिस के ऊपर ये फॉर्म एप्लीकेबल होगा, दे हैव टू डू देयर रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल। उनको अपनी शेयर कैपिटल का रिकंसिलिएशन करना है। सर शेयर कैपिटल का रिकंसिलिएशन कितना फ्रीक्वेंटली करना है? हाफ ईयरली। हर 6 मंथ्स के एंड में उन्हें अपने शेयर कैपिटल का रिकंसिलिएशन करना है। सर नहीं समझ रहा, बने रहो मेरे साथ। हाफ ईयरली विद इन 60 days दिस पास 6 हैज टू बी फॉर्म। रुको रुको रुको, आप अभी मत बोलना। जिस टाइम पे मैं बोलूंगा क्या क्लियर, उस टाइम पे बोलना नहीं समझा तो। अभी मैं सिर्फ बेस बिल्ड कर रहा हूं। ओके, पास 6 ई फॉर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल कुछ फॉर्म है, हाफ ईयरली विद इन 60 days इट हैज टू बी फिल्ड। ओके, duly certified by practicing company secretary और practicing चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल का करके हमें सबमिट करना है हाफ ईयरली बेसिस पे विद इन 60 days, ड्यूली सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग सीएस। सर बट करते किसको? अब समझना अच्छे से, अब समझना, नई चीज बता रहा हूं बहुत केयरफुली। दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी टू विच दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी टू विच रूल 9A अप्लाइज। सर ये क्या बात हुई? आपका कहना है दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी टू विच रूल 9A अप्लाइज। रमेश का घर कहां है? सुरेश के पास में। सुरेश का घर कहां है? रमेश के पास में। दोनों का घर कहां है? आसपास में। सर ये कैसे एक्सप्लेन हुआ कि भाई ये किस पे एप्लीकेबल है? हर उस कंपनी पे जिस पे रूल 9A एप्लीकेबल होता है। सर रूल 9A क्या है? अब समझो अच्छे से। रूल 9A क्या है? ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। दिस इज अ रूल विच टॉक्स अबाउट, अब ये बैकग्राउंड है जो थोड़ा सा आपको पता चलेगा तो अब अमेंडमेंट समझ में आएगा। रूल 9A refers to a rule which says unlisted company to issue shares in डीमैट फॉर्म। अब मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से, मजा आएगा आपको। ये रूल 9A का कहना है, सुनना मेरी बात को अच्छे से। कैसा होता है यारो? पहले ऐसा होता था डीमैट का नाम सबने सुना है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिक्योरिटीज का पढ़ाई नहीं है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिक्योरिटीज का पढ़ाई नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इस प्रकार से पढ़ाना कि आपने सिक्योरिटीज लॉ नहीं पढ़ा है। तो सिक्योरिटीज लॉ में जब आपने पढ़ा होगा जिन बच्चों ने, तो डीमैट का कंसेप्ट पढ़ा होगा। जिन्होंने सिक्योरिटीज लॉ नहीं भी पढ़ा होगा उन्होंने सुना होगा डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स। एक डीमैट अकाउंट होता है जिसके अंदर आप शेयर्स होल्ड कर सकते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स, जिन कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड हैं उनके शेयर्स डीमैट अकाउंट में होल्ड किए जाते थे, और अनलिस्टेड प्राइवेट के शेयर्स फिजिकल शेयर्स में होते थे। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट के शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे। एक रूल आया रूल 9A। इस रूल ने क्या कहा? इस रूल ने कह दिया सारी पब्लिक कंपनीज, भले ही वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, लिस्टेड कंपनी तो पहले से भी डीमैट में इश्यू करती थी, अनलिस्टेड कंपनीज पे भी मैंडेटरी कर दिया तकरीबन 2-2.5 साल पहले। अनलिस्टेड कंपनीज पे मैंडेटरी कर दिया कि अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी शेयर्स मैंडेटरीली डीमैट फॉर्म में ही इश्यू करेंगी।
तो रूल 9A टॉक्स अबाउट अ कंसेप्ट दैट ऑल दी अनलिस्टेड कंपनीज आल्सो विल बी इशूइंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। ठीक है, ये सब पे एप्लीकेबल है, निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ऐसी कुछ कंपनीज को छोड़ के सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो 9A क्या है, दैट एवरी पब्लिक कंपनी हैज टू इशू शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। ओके, अब सुनना मेरी बात को, अब शेयर्स जब डीमैट फॉर्म में इशू हो रहे हैं तो यार हमें चेक तो करना पड़ेगा ना एक बार अच्छे से कि सारे शेयर्स डीमैट में सही तरीके से इशू हुए या नहीं हुए। सो एवरी कंपनी जिसने शेयर्स डीमैट में इशू किया है, मतलब एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसके ऊपर रूल 9A अप्लाई हुआ है, सो एवरी कंपनी जिसपे रूल 9A अप्लाई हुआ है उनको अब से मैंडेटरीली करानी होगी रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल। रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या चेक किया जाएगा, रिकंसिलिएशन होगा कि जितने शेयर्स इशू हुए हैं क्या वो सारे शेयर्स डीमैट में होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वो सारे शेयर्स डीमैट में कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए। तो अब हर पब्लिक कंपनी जिस पर रूल 9A एप्लीकेबल है उनको हाफ ईयरली बेसिस पे, एवरी हाफ ईयर में, जैसे 6 मंथ कंप्लीट होगा एवरी हाफ ईयर के एंड पे एक रिकंसिलिएशन ऑडिट कराना होगा कि यार हमारे जितने टोटल शेयर्स कितने हैं 1 लाख, डीमैट में कितने हैं 1 लाख, ये रिकंसाइल करना होगा एवरी हाफ ईयर के एंड में। तो अब हर पब्लिक कंपनी जिसपे 9A एप्लीकेबल है उसको रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी एवरी हाफ ईयर के एंड पे विद इन 60 डेज, duly certified by a practicing company secretary or a practicing chartered accountant। अब समझ में आया कि इस फॉर्म का नाम है पास 6। पास 6 बोले तो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या है, मैं कमेंट सेक्शन में देख नहीं रहा हूं यारो, आप बस वहां से हाँ हाँ करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहना, बस कमेंट्स मत करना, ऐसे ऐसे करते रहो, बस मस्ती फोकस करना। पास 6 क्या है, हर वो कंपनी जिस पे रूल 9A एप्लीकेबल है, हर वो कंपनी जिस पे रूल 9A एप्लीकेबल है, मतलब मैं लिस्टेड नहीं हूं बट फिर भी मुझे शेयर्स डीमैट में इशू करना है, मैं लिस्टेड नहीं हूं फिर भी मुझे शेयर्स डीमैट में इशू करना है, तो हर वो कंपनी इस पर रूल 9A एप्लीकेबल है उस कंपनी को अब रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल कराना होगा इन एवरी 6 मंथ्स। 6 मंथ्स एंड होती है विद इन 60 डेज उनको एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर्स ऑडिट रिपोर्ट टू बी साइंड बाय कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर। एक और लिंकिंग देता हूं, जो बच्चे सिक्योरिटीज लॉ पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटीज लॉ में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा रिकंसिलिएशन ऑडिट का। तो अब ऐसा समझो जो लिस्टेड कंपनीज है उनका तो रिकंसिलिएशन ऑडिट हो रहा था, उनका तो रिकंसिलिएशन ऑडिट हो रहा था अंडर डिपॉजिटरीज रेगुलेशन, लेकिन यार जो अनलिस्टेड कंपनीज है अब वो डीमैट में शेयर्स इशू तो कर रहे थे बट उनका ऑडिट ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए कंसेप्ट लाना पड़ा कि जो लिस्टेड कंपनीज है उनका ऑडिट हो रहा है अंडर डिपॉजिटरी रेगुलेशन, और जो अनलिस्टेड कंपनीज है उनका होगा बिकॉज ऑफ पास 6। तो उनको भी अब एवरी 6 मंथ्स के अंदर ये ऑडिट कराना है, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर्स का ऑडिट रिपोर्ट बना के, और ये सबमिट करना होगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ हाफ ईयर, ड्यूली सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग CS एंड प्रैक्टिसिंग CA। आर यू ऑल विथ मी। पहला अमेंडमेंट एकदम प्यार मोहब्बत से हो गया यारों। अब मैं आया कमेंट सेक्शन पे, सॉर्टेड है, आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं, मस्ती में रहो, मस्ती रहो, मस्ती रहो, आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हो मन लगे उस पढ़ाई पे ध्यान दो। आर यू विथ मी। मैं क्या कह रहा हूं, ये पहला अमेंडमेंट है जो हो चुका है। अब आप देखो बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक कैसा होगा, अब देखो बैक टू बैक कैसा होगा, अब देखो बैक टू बैक कैसा। महंतपा जी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट, पास 6 आ चुका है कि जिन कंपनीज पे 9A एप्लीकेबल है, अब मैं बोलूंगा नहीं, आपको पता है 9A कौन सा है कि अनलिस्टेड कंपनीज को भी डीमैट में जाना पड़ेगा। जिन कंपनीज पे 9A एप्लीकेबल उनको पास 6 फिल करना होगा, मतलब एक रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट कराना होगा एवरी हाफ ईयर एंड में विद इन 60 डेज, ड्यूली सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आर वी अंडरस्टैंडिंग? अभी क्लियर? यस प्रिया, श्रद्धा फिर भी सबमिट करना होगा। क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट वी हैव डन। अरे बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, मैं बोला था ना बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। तो पहला अमेंडमेंट हम कर चुका, अमेंडमेंट नंबर, ये मैंने उंगली रखी, हाथ नीचे नहीं लूंगा मैं, ये ऐसे कर कर करके आपके सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे। पहला अमेंडमेंट हाथ में आ चुका है, पहला अमेंडमेंट कहते हैं पास 6 आ चुका है। एवरी कंपनी जिस पे रूल 9A एप्लीकेबल है उस कंपनी को एवरी कंपनी जिसके ऊपर रूल 9A एप्लीकेबल है उस कंपनी को एवरी हाफ ईयर के एंड में विद इन 60 डेज, हाफ ईयर एंड हुआ उसके 60 डेज के अंदर रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है, ड्यूली सर्टिफाइड बाय अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आवी क्लियर? आवी क्लियर? चलिए, बहुत ही बढ़िया। वापस आपके कमेंट्स छोड़ के मैं इधर आ जाता हूं। एक अमेंडमेंट हो चुका है, बहुत ही प्यारी चीज। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सेकेंड अमेंडमेंट सुपर इजी अजी, सुपर इजी। प्राइवेट प्लेसमेंट टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, प्राइवेट प्लेसमेंट टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, समझना ध्यान से क्या। अरे मैं आपको बताता हूं अजी, मैं बताता हूं, भाई पढ़कर आया, अच्छे से पढ़ाएगा, फोकस करना। क्या है ये?
इन द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 14 का बहुत बारीक अमेंडमेंट है, बिकॉज आप समझो कोविड के कारण उनका लेजिस्लेटिव चेंजेस पे फोकस ही नहीं था। अब ये बारीक अमेंडमेंट में से एग्जाम पे क्वेश्चन आएंगे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पहला हो गया, अच्छे जो जो की पॉइंट्स है ना ये सब मैंने यहां पे करा दी, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट टू क्यूआईबी इन कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014। इन रूल 14(1) आफ्टर थर्ड प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। तो वहां पे जो पहले से हमारा एक सेक्शन है, कंसेप्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट टू क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर करके कंसेप्ट होता है, उनको प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। तो वहां पर एक चेंज है, क्या चेंज है? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, कभी भी आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को सिक्योरिटीज दे रहे हैं, इट शैल बी सफिशिएंट इफ कंपनी पासेस अ प्रीवियस स्पेशल रेजोल्यूशन only once in a year for all the allotment to such buyers during the year। मैं बताता हूं एकदम मस्त, पूरा फोकस यहां पे। अमेंडमेंट नंबर 2, प्राइवेट प्लेसमेंट टू क्यूआईबी। earlier क्या लिख दिया अर्लियर प्राइवेट प्लेसमेंट टू क्यूआईबी, कभी भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे थे, इट रिक्वायर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन ईच टाइम टू बी पास फॉर एवरी इशू। कहने का मतलब है इस साल में अगर मैं 4 बार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूं, साल में 4 बार मैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को शेयर्स इशू कर रहा हूं, मुझे 4 बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना हो। तो अर्लियर प्राइवेट प्लेसमेंट टू क्यूआईबी रिक्वायर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन ईच टाइम टू बी पास ड्यूरिंग each time to be passed for every issue। और अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है। now what is the position? private placement to QIB now requires special resolution once for all the issues ड्यूरिंग द ईयर। अरे देखो देखो मैं क्या कर रहा हूं, अरे कहीं ना कहीं हमारा दूसरा अमेंडमेंट कवर हो गया। अरे इस अमेंडमेंट को अगर आप सिर्फ ये देखोगे ना कि अब एक चाहिए अब एक चाहिए तो मजा नहीं आता। आपको अगर मैं पुरानी पोजीशन से कंपेयर करवा दूंगा तो मजा। तो पहले पुरानी पोजीशन क्या थी? पहले ऐसा था कि जब जब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन जब जब प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, जब जब प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, हर बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता। और इस अमेंडमेंट से क्या कह दिया कि साल में एक बार ही आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दोगे, उससे आप साल में कितनी भी बार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। सो अर्लियर प्राइवेट प्लेसमेंट टू क्यूआईबी रिक्वायर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन, और मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, इट रिक्वायर्ड special resolution each time, it required special resolution each time to be passed, and वहीं private placement now requires special resolution once for all the issue during the year। तो इस साल में अगर मैं 4 इशू करना है तो पहले वाले में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो और ब्लैंकेट अप्रूवल ले लो सारे का, कि साल में हम कितने भी कर सकते हैं। तो अब ये अलाउ कर दिया गया है। मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि आपको समझ में आया क्या, इतना तो मुझे मेरे बच्चों पे कॉन्फिडेंस है। डोंट थिंक दिस एनालिसिस मेक इट्स वेरी इजी। मैं आपको क्या कह रहा है, 2 अमेंडमेंट हो चुके और इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा, 3 4 5 खत्म कर देंगे अमेंडमेंट्स को। और एंड में मैं वादा दिला, जैसे कि मैंने कहा कि इंडेक्स के अंदर देख के आप पूरे अमेंडमेंट्स बोल पाओगे, इंडेक्स में देख के पूरे अमेंडमेंट्स बोल पाओगे। चलिए, तो 2 अमेंडमेंट्स हुए। पहला अमेंडमेंट क्या है कि यार ये जो रूल 9 जिन कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है ना, उन कंपनीज को अब एक हाफ ईयरली बेसिस पे ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल की। रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल की ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी हाफ ईयरली बेसिस पे। हाफ ईयर एंड होके विद इन 60 डेज
ड्यूली सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। दूसरी चीज क्या सीखी, ये तो आप लाइफ में नहीं भूलोगे ना, कि पहले कैसा था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करने के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए हर बार स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था। अब क्या है भाई साहब, अब सिर्फ एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, और पूरे साल में कितनी भी बार कर सकते हो। हाथ देखा आपने, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, जहां जहां मुझे एनालिसिस की जरूरत है वहां पे मैंने रखा है, ठीक है। जहां मुझे लगता है इट्स वेरी सिंपल एंड इजी, वहां पे एनालिसिस की जगह की जरूरत नहीं है, तो मैंने नहीं रखी जगह। अमेंडमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट, ये मुझे लगता है कि आप में ज्यादातर बच्चों तक ऑलरेडी मैसेज जा चुका है। मैं रेगुलर बैच के अंदर भी पढ़ाते टाइम ये अमेंडमेंट मैंने कवर कर लिया था, इट्स वेरी इजी। ये अमेंडमेंट क्या कहता है, आपके डिपॉजिट की डेफिनेशन के अंदर आपने पढ़ा था स्टार्टअप, कि स्टार्टअप को जब पैसा दिया जाता है, तो अगर एक कंपनी स्टार्टअप है तो पहले 5 सालों तक, अगर एक कंपनी स्टार्टअप है तो पहले 5 सालों तक उसको जो पैसा दिया वो डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्टअप को एग्जाम्पशन था कि वो डिपॉजिट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, डिपॉजिट की प्रोविजन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे फॉर फर्स्ट 5 इयर्स। तो आप बच्चों ने सेटिंग अप के अंदर भी पढ़ा होगा कि जहां जहां स्टार्टअप की डेफिनेशन है वहां पे 5 इयर्स कट होकर क्या हो गया। मैं आप इस कमेंट सेक्शन में आ रहा हूं, जहां जहां 5 इयर्स था वहां पे 5 इयर्स कट होकर क्या हो चुका है, जहां जहां 5 इयर्स था वहां पे 5 इयर्स कट होकर क्या हो चुका है, 5 इयर्स कट होके, 5 इयर्स कट होके क्या हो चुका है, आपने सेटिंग अप के अंदर पढ़ा होगा, सेटिंग अप के अंदर पढ़ा होगा। 5 इयर्स कट होके क्या हो चुका है, 5 इयर्स कट होके क्या हो चुका है, 5 इयर्स कट होके क्या हो चुका है अजी 10 इयर्स। सुनो ना, यूट्यूब पे जब लेक्चर लेते हैं ना 20 सेकंड्स का 10 सेकंड्स का कुछ लैग रहता है, तो चल करो 10 हो चुका है, यही तो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो उन्होंने कह दिया कि डिपॉजिट की डेफिनेशन में भी जहां पे स्टार्टअप लिखा था कि स्टार्टअप डिपॉजिट कितना भी एक्सेप्ट कर सकता है अप टू 5 इयर्स, अप टू 5 इयर्स ही, तो 5 इयर्स बढ़ के क्या हो जाएगा 10 इयर्स। तो इस अमेंडमेंट के बाद में क्या होगा कि अब स्टार्टअप, जब तक एक कंपनी स्टार्टअप है, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है, वो 10 इयर्स तक कितना भी पैसा ले सकती है, उस पर डिपॉजिट का प्रोविजन नहीं आएगा। देखो ध्यान से एक बार, यहां पे आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं भी होता था तो आप इसको इतना ही अच्छे से इंटरप्रेट कर। अमेंडमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट, अमेंडेड रूल 3 सेकेंड प्रोविजो इन क्लॉज 1 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014 provides that the maximum limit in respect of deposit have to be accepted from member is not applicable to a private company which is a startup up to 10 years, earlier 5 years। अंडरलाइन कर दो बस इसका, for 10 years which was earlier 5 years from the date of its incorporation। और एक और चीज अंडरलाइन कर दो, now a private company which is a startup would be able to accept deposit from its member without any limit for 10 years from the date of incorporation। पहले स्टार्टअप के पास 5 साल तक का एग्जम्पशन था कि मैं स्टार्टअप हूं तो 5 साल तक की स्टार्टअप के मजे ले सकता था, अब वो मैं मजे ले सकता हूं 10 ईयर्स तक। तो ये अमेंडमेंट था जिसमें आपको मेरी कोई जरूरत नहीं थी, आप खुद से भी इंटरप्रेट कर लेते। और यहाँ पे भी क्या है, जिन बच्चों ने, अगर मान लीजिए कोई बालक है जो बहुत गैप के बाद पढ़ रहा है, उसके बुक में जो डिपॉजिट की डेफिनेशन होगी वहां पे चेंज कर देना, वहां पे स्टार्टअप के साथ में 5 इयर्स लिखा होगा, उसको कट करके 10 इयर्स कर देना। सिंपल इंटरप्रिटेशन ऐसा है, पहले स्टार्टअप जो था 5 साल तक उस पर रूल अप्लाई नहीं होता था डिपॉजिट का, 5 साल तक उस पर डिपॉजिट का रूल अप्लाई नहीं होता था। अब स्टार्टअप पे 10 साल तक डिपॉजिट का रूल अप्लाई नहीं होगा। सुपर इजी, यहां पे आपको मेरी कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी देखो 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 देखो, एक और उंगली होगी, मैंने स्वार्थी होगी एक और चीज मेरे जेब में रख ली कि मैंने आपको 3 अमेंडमेंट्स पढ़ाए हैं। चलिए, 2 अमेंडमेंट सीएसआर के हैं और यहां पे आप मार्क करेंगे स्टार। मुझे लगता है इन दी अपकमिंग एग्जामिनेशन दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस अमेंडमेंट। सीएसआर के अमेंडमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार मार्क अमेंडमेंट है, फोकस करेंगे अच्छे से। स्टार मार्क अमेंडमेंट है, 110% फोकस करके पढ़ेंगे। इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ सीएसआर एक्टिविटी, इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ सीएसआर एक्टिविटी, फोकस करेंगे अच्छे से। Increase in the scope of CSR activities. MCA through notification dated this has widened the scope of CSR activities by amending item 9। CSR के अंदर कंपनीज एक्ट कैसा है, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसके बाद में शेड्यूल्स हैं, ये आप सबको पता है। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं और उसके बाद में शेड्यूल्स हैं। वहां पे शेड्यूल 7 जो है, शेड्यूल 7 टॉक्स अबाउट द एक्टिविटीज जहां पे एक कंपनी CSR कर सकती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी कहां कर सकती है, वो शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है। शेड्यूल 7 में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वहां पे पॉइंट नंबर 9 के अंदर अमेंडमेंट आया है। वापस रिपीट करता हूं, सीएसआर हमें क्या कहता है कि हर एक कंपनी को 2% कंट्रीब्यूट करना, जो एप्लीकेबल करती है वो सब ठीक है। कहां कहां आप खर्च कर सकते हो, ये शेड्यूल 7 में लिखा है कि आप यहां खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो शेड्यूल 7 में लिखा है, शेड्यूल 7 में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 9 के अंदर अमेंडमेंट आया है।
सो पॉइंट 9 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट टू इंक्लूड मोर एंटिटीज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अंडरलाइन करो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक्सेट्रा engaged in research and development to whom contribution can be treated as contribution for CSR as required under section 135। तो 135 CSR का सेक्शन है, हम सबको पता है। तो 135 के अंतर्गत फोकस करना अच्छे से। 135 के अंतर्गत कुछ स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस हैं जिनको कंसीडर किया जाता है फॉर CSR। कुछ स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस हैं जिनको कंसीडर किया जाता है फॉर CSR कि हाँ यहां पे किया है तो CSR काउंट होगा, यहां पे कहीं पे भी किया है तो CSR काउंट होगा, ऐसा स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस है। उसमें पॉइंट नंबर 9 के अंदर अमेंडमेंट लाया गया, उसमें पॉइंट नंबर 9 के अंदर अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है, अब सुनना, यहां पे तो इतना सा लिखा है कि पॉइंट नंबर 9 के स्कोप को वाइड करके उसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऐड कर दी गई है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, मेरे साथ पेशेंट ही रहना, बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि इस पे कहीं ना कहीं सवाल बन सकता है। हम जा रहे हैं, ये कहां पर हूं मैं, MCA की ई बुक पे। रेगुलर बैच वाले बच्चों को पता है कि हम कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होता है कहां जाते हैं, MCA की ई बुक, बिकॉज वो अप टू डेट अमेंडेड होती है। अमेंडमेंट आते हैं और 24 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के अंदर उसमें अमेंड हो जाता है। देखो ध्यान से, ये रहा आपका शेड्यूल, शेड्यूल 7। ठीक है, 135 हमें देखने की आवश्यकता नहीं, हमें शेड्यूल 7 के अंदर ही हमें क्लॉज 9 पे जाना है। ये देखो क्लॉज 9, ये क्लॉज 9 नया वाला बता रहे हैं, ये पूरा क्लॉज 9 है। पुराना क्लॉज 9 क्या था, इसके फुटनोट में 10 पे जाके आपको बताता हूं। पहले ये क्लॉज 9 था, दिख रहा है पहले क्लॉज 9 में क्या लिखा था। मेरे साथ रहो, एकदम शांति से रहो। मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, कोई भी बालक को अगर लगता है ना कि वो इंपेशेंट हो रहा है तो वो मस्ती से एग्जिट कर सकता है, वो बाद में देख लेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट आई वांट जो सिंसियर बच्चे ना मेरे साथ एंड तक बने रहना, एकदम शांति से। ठीक है, फोकस से। पहले क्या था, मैं कहां पढ़ा रहा हूं आपको, सेक्शन 135 टॉक्स अबाउट CSR। उसके अंदर शेड्यूल 7 में लिखा गया है कि एक कंपनी कहां CSR कर सकती है। शेड्यूल 7 के 9th पॉइंट के अंदर अमेंडमेंट है। तो हम MCA की ई बुक पे आके 9th पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये पुराना वाला, फिर मैं आपको नया वाला पढ़ाऊंगा। पुराना पॉइंट क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय। इंक्यूबेटर्स क्या होता है, इंक्यूबेटर्स मतलब जो स्टार्टअप को पनपने का मौका देते हैं। इंक्यूबेटर का एक्चुअल मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल एग्स पता होगा आपको, एग, तो एग को आर्टिफिशियली बनाया जाता है इंक्यूबेटर्स में। तो इंक्यूबेटर का मतलब होता है जो एक आर्टिफिशियल माहौल बना के दे आपको किसी की भी ग्रोथ का। तो यही कंसेप्ट स्टार्टअप के लिए किया गया है कि स्टार्टअप को माहौल बना के दिया जाएगा उनकी ग्रोथ का। तो इंक्यूबेटर्स वो होते हैं जो स्टार्टअप्स की मदद करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी एजेंसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs, national laboratories and autonomous bodies established under the auspices of Indian Council of Agriculture Research ICAR, Indian Council of Medical Research ICMR, Council of Scientific and Industrial Research CSIR, Department of Atomic Energy DAE, Defense Research and Development DRDO, Department of Science and Technology, Ministry of Electronics and Information Technology engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting sustainable development goals। सर क्या हमें याद होना चाहिए? नहीं। सर क्या आपको याद है? नहीं। आप सुनो मेरी बात को, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक पॉइंट नंबर 9 जो है ना CSR का, कि यहाँ पे पैसा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाओ। ठीक है, ये पॉइंट का उद्देश्य है। अब इन्होंने क्या किया, इसका स्कोप वाइड कर दिया। यार क्या यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट्स के नाम लिख रखे हैं, तो आप सिर्फ इन ही रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे, तो अब उन्होंने और डिपार्टमेंट्स का नाम ऐड कर दिया। सर हमें क्या सारे डिपार्टमेंट का नाम याद रख के जाना है? नहीं, सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नाम याद रख के जाना। अब नया क्या है, देखो नया वाला ये है। नया क्लॉज 9 क्या है, दो हो गए, ए और बी। ए क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एनी एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये तो मोरलेस सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे, कि पहले भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इनके जो फंड किए हुए जगह है वहां पे आप दे सकते हैं इंक्यूबेटर्स को। वेरी गुड। अब नए सुनो ध्यान से, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट IITs पहले भी था, नेशनल लेबोरेटरीज एंड ऑटोनमस बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पहले भी था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये थोड़े टाइम पहले ऐड हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसमें भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल में कर सकते हैं। अब ये है नाम जो आपको याद रखना है कि क्या नई चीज ऐड हुई है, कहां पे कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, उनानी, उनानी सुना है, उनानी, उनानी, सीधा,
होम्योपैथी, इसे शॉर्ट में कहते हैं आयुष। ये एक नाम याद रखो। हुआ क्या है चेंज, पहले समझिए। सीएसआर पहले, सीएसआर के अंदर जो शेड्यूल 7 में अलाउड एक्सपेंडिचर, उसमें क्लॉज नंबर 9 के स्कोप को वाइड कर दिया गया है और यहां पे और भी डिपार्टमेंट्स को ऐड किया गया है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, सर हमें इसके फुल फॉर्म याद नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, याद रखो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। देखो, ए स्टैंड्स फॉर फिर भी आयुर्वेदा, वाई स्टैंड्स फॉर योगा, एन स्टैंड्स फॉर, सर एन का तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना है योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी है। तो ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड्स फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू स्टैंड्स फॉर उनानी, एस स्टैंड्स फॉर सिद्धा एंड एच स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी। देखो मेरी बात को सुनो, आयुष, ए से तो भूलोगे आयुर्वेदा, आयुर्वेदा कैसे भूल जाओगे, नहीं भूल सकते। वाई, योगा भी नहीं भूलोगे, योगा एंड जो आपका नेचुरोपैथी है, ये मुश्किल है, बट योगा तो याद रखेगा। तो आयुष, योगा, यू से उनानी उनानी उनानी, एस से सिद्धा सिद्धा सिद्धा, एच से होम्योपैथी, होम्योपैथी भी नहीं भूलोगे, और आप अपना आयुर्वेदा भी नहीं भूलोगे, योगा भी नहीं भूलोगे। भूलने के नीचे के बीच के एक दो पॉइंट है, और ना ही आपको ये पूरा रट्टा होना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन कोशिश करना कि आयुष का अगर फुल फॉर्म याद है तो मजा आ जाएगा। आयुर्वेदा, बोलो एक बार, बोलो भी, आयुष, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो आयुष के अंदर भी अब आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ, भाई साहब इसकी मिनिस्ट्री है पूरी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर बॉडीज, डिफेंस रिसर्च, ये सब तो मोर लेस पहले भी था, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट इतना से ध्यान रखना है कि सीएसआर एक्सपेंडिचर जहां कर सकते हैं, वहां पे क्लॉज 9 के अंदर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को ऐड किया है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, ए, हाँ याद आ रहा है, वाई योगा एंड नेचुरोपैथी याद आ गया, यू उनानी, एस सिद्धा, एच होम्योपैथी। बस बस बस, अगर आपको याद आ रहा है तो बेस्ट है। आंखें बंद करके देखो याद आ रहा है क्या, आंखें बंद करके देखो याद आ रहा है क्या। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, योगा नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, भाई साहब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का नाम ऐड कर दिया गया है अब अलाउड एक्सपेंडिचर के। तो इससे उन्होंने जहां पे आप खर्च करते हो उसका स्कोप इंप्रूव किया। ये हो गया एक अमेंडमेंट सीएसआर को लेकर। सीएसआर को लेकर एक और अमेंडमेंट आया, सीएसआर को लेकर एक और अमेंडमेंट आया, फोकस करना अच्छे से। बहुत भारी अमेंडमेंट है, बहुत भारी अमेंडमेंट है। आपने कभी सुना है ये कहावत, सुनिए क्या, चलती गंगा में हाथ धो देना। ये कहावत सुनिए क्या आप सबने, चलती गंगा में हाथ धो देना। बहुत अप्रोप्रिएटली फिट होगी यहां पे, पर मैं अभी कहना चाहता हूं जी मित्रों, 4 अमेंडमेंट हो गए, 4 अमेंडमेंट हो चुके हैं। एकदम पेशेंटली बैठे रहो, टिप्स पे करेंगे सारे अमेंडमेंट्स को, फोकस करना। पहले 5th खत्म करेंगे, उसके बाद 1 to 5 को भी फटाफट से देखेंगे क्या 5th अमेंडमेंट अच्छे से। सीएसआर एक्टिविटीज, एमसीए थ्रू दिस अमेंडमेंट has notified that any company engaged in research and development activity of new vaccine, drugs, medical devices in their normal course of business may undertake research and development activity of new vaccine, drug and medical device related to COVID-19 for financial year 2021, 22-23 and 22-23, 2021, 21-22 and 22-23 subject to the prescribed conditions. Thereafter, under Rule 6(1) of CSR policy rules, first proviso has been omitted, which states that the CSR activity does not include the activities undertaken in pursuance of normal course of business of a company. Similarly, excluding certain activity has also been omitted. थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो 100% अंडरस्टैंडिंग यहां पे आपकी डेवलप हो जाएगी। फोकस करना पहले अर्लियर की पोजीशन, पहले मैं आपको बता, अर्लियर ये अमेंडमेंट आने के पहले पोजीशन क्या थी, पोजीशन ये थी, फोकस करना, सीएसआर एक्टिविटीज will not include activities undertaken in the normal
कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। ये तो आप सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा कि अगर एक कंपनी कोई बिजनेस कर रही है तो सीएसआर के रूप में वो वही एक्टिविटी नहीं कर सकती। सीएसआर एक्टिविटीज विल नॉट इंक्लूड एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि हम जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं वो सीएसआर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये क्लियर है? ये पहले से आप सबको पता है कि अगर हमारा नॉर्मली काम कोई चीज है जो सीएसआर में जनरली तो क्वालिफाई होता है, बट सिंस इट इज आवर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इट विल नॉट क्वालिफाई एज सीएसआर एक्सपेंडिचर, इट विल नॉट क्वालिफाई एज सीएसआर एक्सपेंडिचर। ये पहले का, ये तो सबको पता है रूल था कि अगर आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने कुछ किया है तो वो सीएसआर में क्वालिफाई नहीं होगा। ये नॉर्मल रूल था। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब क्या हुआ, सुनना मेरी बात को ना, ये क्यों करना पड़ा पहले आपको समझाता हूं। कोविड आया, ठीक है, तो जो कंपनीज कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे, सुना मेरी बात को बहुत अच्छे से, जो कंपनीज कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे, जो कंपनीज कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे, यार वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और वो जो खर्चा हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको सीएसआर भी नहीं मान रहा है, उसको गवर्नमेंट सीएसआर भी नहीं मान रहा है। मुझे बताओ पूरी दुनिया में उस टाइम पे तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं कोविड की वैक्सीन वो तो सच में सीएसआर कर ही रहे ना। दिस इज ऑफ कोर्स अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो कि वो लोग कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज है जिनके ड्रग अप्रूव ही नहीं हुए, उनके करोड़ों रुपए खर्च हो गए इन सब चीजों में, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यार वो तो क्वालिफाई करना ही चाहिए ना। ये बोलते थे कि नहीं, इट इज योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस दवाई बनाना है, आपका बिजनेस ये रिसर्च करना, तो आप रिसर्च करें तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो कोई भी चीज जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप कर रहे हैं तो वो सीएसआर में कंसिडर नहीं की जाएगी। हाय भैया, इस कारण से ये अमेंडमेंट लाया गया और स्पेसिफिकली कहा गया कि जो कोविड वैक्सीन वगैरह बना रहे हैं, है ना, वो जो कोविड वैक्सीन की रिसर्च में खर्चा हो रहा है इसको हम सीएसआर मान लेंगे, इनको अलग से सीएसआर करने की जरूरत नहीं होती है। सुनना मेरी बात को अच्छे से। तो उनके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो रिसर्च कर रहे थे, उनको बोल दिया कि उसी को हम सीएसआर मान लेंगे, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करें उसी को सीएसआर मान लेंगे, इनको अलग से सीएसआर करने की आवश्यकता नहीं होगी। बट इसके लिए उन्हें सीएसआर के रूल्स में से ही वो प्रोविजन हटाने पड़े। सीएसआर के रूल में जो प्रोविजन था ना, that if at all you are undertaking any activity in the normal course of business, it will not qualify for CSR. If you are doing any activity for normal course of business, it will not qualify for CSR. उन्हें वो प्रोविजन हटाना पड़ा। इस कारण से आज की तारीख में लॉ क्या बन जाता है, will include activities undertaken in the normal course of business of the company। इसीलिए मैं कह रहा था इसमें बाकी लोगों ने भी हाथ धो दिए। अभी तक एमसीए ने कोई क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है। अगर एमसीए कल को ऐसा क्लैरिफिकेशन दे देता है कि नहीं ये तो सिर्फ कोविड वैक्सीन के लिए ही है, तो फिर बाकी कंपनीज को अलाउ नहीं होगा, सिर्फ कोविड के वैक्सीन के लिए अलाउ होगा। कि आप कोविड वैक्सीन के लिए अगर कर रहे हैं तो ही नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वालों को अलाउ किया जाएगा, लेकिन बाकी बिजनेस को अलाउ नहीं किया जाएगा। अभी तक तो कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं आया, तो अभी तो हम मान सकते हैं कि इस बहती गंगा में जिस सबने हाथ धो लिए, तो आप ये समझिए कि पहले रूल था, अर्लियर द रूल वाज कि कोई भी अगर बिजनेस अपने ही काम को कर रहा है तो वो सीएसआर एक्टिविटी में काउंट नहीं किया जाएगा। CSR activity will not include activities undertaken in the normal course of business. CSR activity will not include activity undertaken in the normal course of business. But now after the amendment, CSR activities will include activities undertaken in the normal course of business. तो हमारे normal course of business में अगर हम कोई ऐसा काम करें जो CSR के लिए अलाउड है, तो वो हमारा CSR एक्सपेंस में क्वालिफाई हो जाएगा। अगर एमसीए का कल को क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि नहीं ये सिर्फ हम कोविड-19 वैक्सीन वालों के लिए दे रहे हैं, तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन आज की तारीख में तो उन्होंने अमेंड ही कर दिया। I want you all to just read this. कुछ अंडरलाइन मत करना इसे। Read this. See whether you're able to understand it or not. जल्दी करो, बस मुझे मेरा पंजा खोलना है यार। See whether you're able to understand it or not. ये रीड करो एंड देन ये रीड करो, देखो समझ रहा है क्या।
जिन बच्चों को थोड़ा सा भी स्क्रीन पे ब्लर दिख रहा है ना, ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्वालिटी का, उस क्वालिटी में इंप्रूव कर दो, उस क्वालिटी के अंदर उस क्वालिटी को इंप्रूव कर दीजिए, ठीक है ना, हायर क्वालिटी हायर रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लीजिए। आई हैव मेड अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज इधर उधर कमेंट्स बीच में मत लीजिएगा प्लीज, ठीक है। एंड में मैं रुकूंगा आपके लिए, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। मेरा फोकस सिंपल है, सिंसियरली हम सारे अमेंडमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चल समझा होगा ना आपको। Thereafter, under Rule 6(1) of CSR policy, first proviso has been omitted, which state that CSR activities does not include the activities undertaken in pursuit of normal course of business of a company. तो ये बेसिक, सबसे पहले अगर इसका एमसीए का नोटिफिकेशन भी देखेंगे तो एमसीए के नोटिफिकेशन के अंदर पहले उन्होंने कहा था कि कोविड के लिए हमने किया है, तो उन्होंने रीजनिंग दिया कि कोविड वाले के लिए हम अलाउ कर रहे हैं उनको, और नीचे उन्होंने मेन रूल से ही ओमिट कर दिया है। चूंकि मेन रूल से ओमिट हो चुका है, तो अगर आज का हम रूल देखते हैं तो जो एक्चुअल रूल है उसमें सिर्फ कोविड के लिए ओमिट हुआ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो करंट लीगल पोजीशन ये बनती है, जब तक एमसीए का क्लैरिफिकेशन नहीं आता तब तक लीगल पोजीशन ये है कि आज की तारीख में कोई भी बिजनेस अपने नॉर्मल बिजनेस कोर्स में अगर सीएसआर क्वालिफाइड काम कर रहा है तो वो कंसिडर किया जाएगा। अर्लियर सीएसआर एक्टिविटीज विल नॉट इंक्लूड एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नाउ सीएसआर एक्टिविटी विल इंक्लूड एक्टिविटी अंडरटेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आई होप यू आर क्लियर। तो पहले ऐसा था, अगर स्पेसिफिक एग्जांपल लेता हूं, अगर हमारे एग्जाम में आएगा तो कोविड वैक्सीन का एग्जांपल आएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स को वो एक्चुअल इशू से कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो अगर एग्जाम में आएगा तो कोविड वैक्सीन से रिलेटेड आएगा। तो अगर एक कंपनी है जो कोविड वैक्सीन की रिसर्च कर रही है, तो उनका एक सीएस है ना, उसको सीएसआर एक्सपेंडिचर मान लेता है, बट द डायरेक्टर ऑब्जेक्ट्स कि नो, एनी कंपनी कैन नॉट कंसिडर सीएसआर एक्सपेंडिचर एनी एक्टिविटी विच इज इन देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इज द कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर करेक्ट? तो हम बोलेंगे कि ना, एज पर द रीसेंट अमेंडमेंट बाय एमसीए, now any company who is doing any CSR activity in its normal course of business, it will be considered, it will qualify as CSR expenditure. Are you understanding people? Just tell me yes or no. Are you understanding? Yes or no? Yes or no? Are you understanding? Are you understanding? Yes. यारो कहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग? हाफ वे डन। 5 अमेंडमेंट्स हमारे हो चुके हैं, और मैं आपको जैसे कि वादा किया था 5 अमेंडमेंट्स आपके टिप्स में आप सिर्फ इंडेक्स देख के भी बता पाएंगे। ये 5 अमेंडमेंट हुए हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको नोट्स ओपन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंडेक्स देखो। पहला अमेंडमेंट क्या था? रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट, हाफ ईयरली वाला क्या था? पास 6। और इसमें क्या हुआ, जिन कंपनीज के ऊपर रूल 9A एप्लीकेबल है, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनके शेयर्स डीमैट फॉर्म में गए हैं, उन कंपनीज को हाफ ईयरली बेसिस पे रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट बनाना होगा। हाफ ईयर एंड होने के विदिन 60 days दे विल हैव टू गिव इट। खत्म हो गई। इट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय होम? ड्यूली सर्टिफाइड बाय सीए और सीएस, प्रैक्टिस सीए और सीएस। डन। प्राइवेट प्लेसमेंट टू क्यूआईबी, अरे पहले हर बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता था, इस बार साल में एक ही बार करना है। अमेंडमेंट द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट, अरे पहले स्टार्टअप को 5 years तक ही मजे मिलते थे, एग्जाम्पशन मिलता था, अब स्टार्टअप को 10 years तक एग्जाम्पशन मिलेगा। इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ सीएसआर एक्टिविटी, कह रही वो आयुष मिनिस्ट्री है उसको भी ऐड कर दिया गया, ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को ऐड किया गया है। तो हमने शेड्यूल 7.9 का एम्बिट बढ़ा दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जैसी मिनिस्ट्रीज को इंक्लूड कर दिया है। अमेंडमेंट इन सीएसआर एक्टिविटीज, पहले ऐसा था कि अगर कोई कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ करती थी तो उसको सीएसआर के लिए क्वालिफाइड नहीं माना जाता था। अब अगर कोई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ करेगी तो उसको सीएसआर के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा। 5 things done। मैं आपको क्या कह रहा हूं, थोड़ी ही देर में आप ऐसा बोलेंगे कि सर बस ये 10 तक सारी की सारी चीजें उतने ही कंफर्ट लेवल से उतर चुकी है। चल ये 5 चीजें हो चुकी है। ऐसे ही हमारे हाथ बढ़ते रहेंगे और एक करके अमेंडमेंट्स टिप्स पे आते रहेंगे। डन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर हेडिंग टू अमेंडमेंट नंबर 6, सुपर इजी अमेंडमेंट। एक अमेंडमेंट नंबर 7 है, वो भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बड़ा है, नया कंसेप्ट है वो, बाकी तो सब बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी। अमेंडमेंट नंबर 6, फोकस वेरी केयरफुली। अटैचमेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट विथ बोर्ड रिपोर्ट। समझना मेरी बात को, बहुत इजी अमेंडमेंट है। मैं पहले आपको समझा देता हूं
समझना, बोर्ड रिपोर्ट सुनना, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आपको एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट देना पड़ता था, तो वो पूरा प्रिंट किया हुआ पूरा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर देना पड़ता था। तो एनुअल रिटर्न एक अलग चीज है, बोर्ड रिपोर्ट एक अलग चीज है। आई गेस आप सबको ये चीज तो पता है, तो आप सबने पढ़ा है बोर्ड रिपोर्ट इज डिफरेंट, एनुअल रिटर्न इज डिफरेंट। तो पहले कैसा होता था कि एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट आपको बोर्ड रिपोर्ट में देना था, बट अब वो हटा दिया। सुनना मेरी बात को, क्या कह दिया आप, बोर्ड रिपोर्ट शुड सिंपली इंक्लूड वेब लिंक ऑफ एनुअल रिपोर्ट। समझना अच्छे से, फोकस करना अच्छे से, एनुअल रिटर्न। सर व्हाट डू यू मीन वेब लिंक? ऐसा देखा होगा ना आपने, एक लिंक होता है जिस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो वहां पे डायरेक्ट करके वो आपको कोई चीज लेके जाता है। तो नाउ द बोर्ड रिपोर्ट शुड इंक्लूड वेब लिंक ऑफ एनुअल रिटर्न एंड एनुअल रिटर्न should be uploaded on the website। आई गेस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कि पहले क्या था, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर पूरा का पूरा एनुअल रिटर्न देना पड़ता था, उसका एक्सट्रैक्ट देना पड़ता था। अब बोले नहीं, एक लाइन में सिर्फ उसका लिंक दे दो, सिर्फ उसका लिंक दे दो, हाइपर लिंक दे दो, जिसपे क्लिक करके शेयर होल्डर खुद ही देख लेंगे। तो भाई साहब आपको सिर्फ लिंक देना है, और लिंक दे रहे हो तो कहीं तो लेके जाएगा ना, और आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर दो, वेबसाइट पे अपलोड कर दो और एक लिंक डाल दो। so no need to give extract of annual return in board report। कि भाई साहब अब आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक्सट्रैक्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक्सट्रैक्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले क्या था, बोर्ड रिपोर्ट में एक्सट्रैक्ट पूरा 4-5 पेज का एक्सट्रैक्ट देना पड़ता था, कोई एक्सट्रैक्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिर्फ क्या देना है, अब आपको सिर्फ देना है वेब लिंक, और उसको आप वेबसाइट पे अपलोड कर दो। मुझे बताओ इस अमेंडमेंट में आपको मेरी जरूरत थी क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, बट मैं फिर भी मेरे खाते में एक और अमेंडमेंट लिख देता हूं। 6 अमेंडमेंट हो चुके हैं, सिर्फ भाई साहब 4 अमेंडमेंट बाकी है। यहां पे आपको मेरी कोई जरूरत नहीं थी, कोई मतलब कोई जरूरत नहीं थी, तो आप मेरे बिना आराम से कर लेते। चलो, आप अगर मेरे बिना भी पढ़ते तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है, दैट इज द मेन इंटेंशन कि यू शुड गेट इंडिपेंडेंट, मतलब बिना टीचर की मदद के सपा सब खत्म हो जाना चाहिए, तब तो आएगा मजा। गिव इट अ रीड, गिव इट अ रीड। जो नीचे लिखा है इसको रीड करो, पूरा समझ में आएगा। गिव इट अ रीड, गिव दिस अ रीड। गिव दिस अ रीड। आई गेस समझ गया होगा। और यहां पे आपको मेरी बिल्कुल भी अजी शून्य बराबर जरूरत थी। आर वी क्लियर? चलिए, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हिट टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस। बहुत ही बढ़िया, मुझे इतनी खुशी हो रही है ये जान के कि आप सब बच्चे एक्चुअली सिंसियरली मोबाइल को पूरा लैंडस्केप पे रख के पढ़ रहे हैं। एंड आई रियली वांट कि कमेंट सेक्शन की कोई जरूरत है, मस्ती से बैठो। एंड में भाई भाई बैठेगा और हर एक के जो कमेंट्स है उसका रिप्लाई करके जाएगा। ओके, हेडिंग में एनुअल रिपोर्ट है, उसको रिटर्न करना है। वो रिपोर्ट नहीं है, रिटर्न है। रिपोर्ट कैसे हो सकता है अंदर, है ना? एनुअल रिटर्न है। चलो, यस पीपल,
यस पीपल, चलिए चेक इज ऑल सॉर्टेड अभी तक यहाँ पे। चलो ये एक और, अरे एक और अमेंडमेंट हो गया भाई साहब। ये तो अमेंडमेंट के नाम पे क्या था, ये तो अमेंडमेंट के छींटे थे, छींटे के है क्या। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, हमने इतनी सी चीज पढ़ी कि हमारी बोर्ड रिपोर्ट के साथ में एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका वेब लिंक दे दो, हाइपर लिंक दे दो और एक्चुअल जो रिपोर्ट है उसको अपलोड कर दीजिएगा वेबसाइट पे। दैट्स इट। क्लियर है। चल अब आता है सेवेंथ अमेंडमेंट। सेवेंथ अमेंडमेंट पढ़ने के पहले हम लोग रैप अप करेंगे एट्थ और नाइन्थ अमेंडमेंट को, बिकॉज एट्थ और नाइन्थ अमेंडमेंट जो 8, 9, 10 है ना, ये फटाफट से हो जाएंगे हमारे। तो हमें एक बार ये करके हम डांस कर लेंगे, फिर सेवेंथ अमेंडमेंट पे आएंगे। सेवेंथ जो है वो थोड़ा सा एक लेंदी सा अमेंडमेंट है, तो हम अच्छे से करेंगे। चलिए एट्थ अमेंडमेंट आपके कुछ काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, ये मैं सिर्फ इसलिए ऐड कर रहा हूं बिकॉज आईसीएसआई ने सप्लीमेंट में दे दिया। आईसीएसआई अगर सप्लीमेंट में नहीं देता तो मैं ये 100% नहीं ऐड करता। क्या है अमेंडमेंट, स्पाइस एप्लीकेशंस approved for state of Karnataka from 8th October 2020 shall mandatorily provide professional tax registration also। प्रोफेशनल टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो इंडिया में मेजॉरिटी जगह से हटा दिया गया। मेजॉरिटी जगह से प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन हटा दिया कि प्रोफेशनल टैक्स की जरूरत नहीं है, ऐसा तो अबॉलिश कर दिया उसको। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना प्रोफेशनल टैक्स अबॉलिशन, तो मेजॉरिटी जगह से अबॉलिश ही हो चुका है। बट स्टेट ऑफ कर्नाटका ने उसको रख रखा है। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, अगर आप स्पाइस फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ में प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी होगा। स्पाइस इज व्हाट, इट्स अ इंटीग्रेटेड फॉर्म जिसमें सारे रजिस्ट्रेशन साथ में हो जाते हैं। तो अगर कर्नाटका में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो साथ में प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। क्यों मैं ये नहीं पढ़ा था, बिकॉज इट इज अ स्टेट स्पेसिफिक थिंग, तो ये किसी भी सिलेबस में स्टूडेंट को बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं बता रहा हूं, आपको लोगों को परेशानी भी नहीं, इस पर मुझे नहीं लगता एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, पर फिर भी बता देता हूं। ये आपको वो परेशान, आपको तो प्री टेस्ट हो चुका होगा वैसे, प्री टेस्ट के अंदर ऐसे फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर जो स्पाइस होता है उसमें प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी होता है। स्वाहा। मेरे को ये पढ़ाने में पता है मजा क्या है, मुझे बताओ मजा क्या है। अरे 1-2 मिनट के लिए रूल तोड़ देते हैं, मुझे बताओ क्या मजा आया, मुझे क्या मजा आया ये अमेंडमेंट पढ़ाने में, मुझे बताओ मुझे क्या मजा आया ये अमेंडमेंट पढ़ाने में, मुझे बताओ मुझे क्या मजा आया। मुझे एक मजा आया नहीं, मैं सुनना चाहता हूं आपके मुंह से, नहीं मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, इतनी देर से पढ़ रहे हैं, क्या मजा आया मुझे ये अमेंडमेंट पढ़ाने में, एक बहुत बड़ा बड़ा मजा आया, बताओ क्या मजा आया। यस अरे 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 आपको समझ में आ रहा है, ये अरे इसका अलग ही आनंद है, मैं उसमें इसके लिए बैठा हूं, ये करेंगे। अरे मैं आपको क्या कह रहा हूं, आज आपको डांस करके सुनाऊंगा मैं थोड़ी देर में, आपको पता है मैं आपको खड़ा कर दूंगा वैसे भी क्लास में, बहुत ही बढ़िया। बहुत तेज हो गए हो चलिए यार, यस लेट्स गो अहेड। अरे मैंने मेरे स्क्रीन क्यों हटा दिया। यस पीपल लेट्स गो अहेड। 9th इज अ वेरी नाइस अमेंडमेंट, स्टार मार्क, मुझे लगता है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको कहा था कि 2 अमेंडमेंट से मुझे अपेक्षा एग्जाम में क्वेश्चन आने की, दिस इज द सेकंड अमेंडमेंट। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन, 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। समझेंगे अच्छे से ये क्या है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन, ठीक है। दिस इज एन अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम इन सर्टेन केसेस। क्या है यहां पे, अच्छे से समझना मेरी बात को। मुझे आप लोग बताइए पहले, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में है तो जो भी बच्चा कमेंट सेक्शन के हाथ में है, बाकी बच्चे मस्ती में पढ़ाई करो, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए आप लोग कि अगर आज आपका नेम अप्रूवल मिलता है, जिस दिन आपको अप्रूवल मिलता है, यहां से कितने दिन के लिए नेम रिजर्व रहता है, यहां से कितने दिन के लिए नेम रिजर्व रहता है, जस्ट टेल मी, कितने दिन के लिए नेम रिजर्व रहता है। 20 days। ब्यूटिफुल 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 ब्यूटिफुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो डेट ऑफ अप्रूवल से 20 डेज के लिए नेम रिजर्व रहता है, 20 डेज के लिए नेम रिजर्व रहता है। बहुत केयरफुली फोकस करना अच्छे से, मैं कमेंट सेक्शन वापस हटा रहा हूं, पूरी क्लास का फोकस कंसेप्ट पे, मैंने स्टार मार्क किया है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। डेट ऑफ अप्रूवल से जनरली 20 डेज के लिए नेम रिजर्व रहता है। नाउ दे हैव केम अप विद अ कांसेप्ट कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ये जो 20 डेज है ना, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। सुनना कैसे,
ये जो 20 डेज के अंदर यू अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन, यू कैन अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन तो डेट ऑफ अप्रूवल से विद इन 20 डेज में, डेट ऑफ अप्रूवल से विद इन 20 डेज में यू कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन फॉर 40 डेज फ्रॉम, रुको बहुत छोटा छोटा हो रहा है ना, एकदम 80 से मेरे साथ में रहो, डेट ऑफ अप्रूवल से within 20 days you can apply for extension। सुनना, तो जब डेट ऑफ अप्रूवल है उसके 20 दिन के अंदर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दो केस, एक्सटेंशन अप टू 40 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल, एक्सटेंशन अप टू 40 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल, या फिर यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एक्सटेंशन अप टू 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल। FDOA means from date of अप्रूवल। तो कहने का मतलब है नॉर्मली अप्रूवल से 20 दिन तो मिलते ही है, इस 20 दिन में आप कह रहे हो कि नहीं यार अप्रूवल से 40 दिन चाहिए, मतलब 20 दिन और मिल रहे हैं ना, अप्रूवल से 40 दिन में ही चाहिए, तो या तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि अप्रूवल से 40 डेज के लिए रिजर्व करना है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट योर नेम इज रिजर्व फॉर 20 डेज, बट यू कैन कॉल कि नहीं मुझे अप्रूवल से 40 डेज के लिए रिजर्व करना है, या फिर यू कैन से मुझे अप्रूवल से 60 डेज के लिए रिजर्व करना है। ये ऑप्शन है। अगर आप 40 डेज के लिए रिजर्व करना चाहेंगे तो यू हैव टू पे अ फीस ऑफ 2000, और अगर आप 60 डेज के लिए रिजर्व करना चाहते हैं देन यू टू पे अ फीस ऑफ 3000। बहुत सिंपल प्रोविजन अभी तक तो, कि नॉर्मली बाय डिफॉल्ट फ्रॉम अप्रूवल योर नेम इज रिजर्व फॉर 20 डेज, ठीक है, बट आपको चाहिए नहीं सर मुझे 20 नहीं मुझे 40 डेज के लिए रिजर्व करना है, अप्रूवल से 40 एडिशनल 20 मिल रहा है, तो उसके लिए 2000 रुपए, नहीं सर मुझे अप्रूवल से 60 डेज के लिए रिजर्व करना है, देन आपको 3000 रुपए पे करना है। इजी है। मान लीजिए आपने 40 डेज के लिए अप्रूवल के लिए रिजर्व किया था, आपने 40 डेज के अप्रूवल के लिए रिजर्व किया था, ठीक है, अब 40 डेज के अंदर आपको लगता है कि नहीं यार 60 के लिए ही कर लेना चाहिए था, 40 डेज में भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगी, नेम अप्रूवल से 20 डेज में कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी होती है, नहीं यार 40 डेज में भी नहीं हो पाएगी। तो अगर आपने कभी 40 डेज का अप्रूवल लिया है, 40 डेज का अप्रूवल लिया है, तो यहां से आप फर्दर एक्सटेंशन अप टू 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल कर सकते हैं। यू हैव टू देन पे फर्दर, या फिर रादर आई कैन से एडिशनल 1000 रुपीज। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप समझोगे तो अच्छे से समझेगा। रुको आपके लिए एक चीज करता हूं, इसको बॉक्स में डाल देता हूं तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। सुनना मेरी बात को, नॉर्मली 20 डेज का सबको मिलता है कि भाई साहब जिस दिन आपका नेम अप्रूवल हो गया 20 डेज, नेम अप्रूवल होते ही 20 डेज में कंपनी इनकॉर्पोरेट करा दो, ठीक है। यार नहीं यार हमें तो एक्सटेंशन चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल 40 डेज या फ्रॉम द नेम ऑफ अप्रूवल 60 डेज चाहिए, तो अगर आप 60 डेज के लिए नाम को रिजर्व करना चाहते हो तो 3000 रुपए दे दो। नहीं सर 40 डेज के लिए करेंगे, आपने कंजूसी की, 40 डेज के लिए करेंगे तो 40 डेज के लिए रिजर्व करोगे, 40 डेज के लिए रिजर्व करोगे तो 2000 रुपए देने से 40 डेज के लिए रिजर्व जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ओनली, तो एडिशनल 20 मिल रहा है, ठीक है। इन 40 डेज में आपको लगा नहीं हो पाएगा यार, अपन को तो और 20 डेज चाहिए, मतलब वी कैन टेक 60 डेज फ्रॉम अप्रूवल, तो यू कैन पे एडिशनल 1000 रुपीज एंड यू कैन टेक 60 डेज फ्रॉम अप्रूवल। इन्होंने कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं रखा है, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखा है, आप समझ रहे हो। अगर आप डायरेक्टली भी 60 डेज तक का लेते हो तो आप देखो फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल मैक्सिमम 60 है,
डायरेक्टली 60 का ले लो तो आपको देना पड़ेगा 3,000 रुपए, पहले 40 का ले लो 2,000 में, फिर जरूरत पड़ी तो 1,000 रुपए में 20 डेज का और ले लेना, अप टू 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। ध्यान एक चीज का रखना बेटा जी कि हर जगह पर व्हाट यू आर गेटिंग इज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ओनली। मतलब आप ये मत समझना कि वहां से एडिशनल 60 मिल रहे हैं, बात समझ में क्या बोल रहा हूं, एडिशनल नहीं मिल रहे, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ही, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल 20 मिलते हैं। नाउ यू आर आस्किंग एक्सटेंशन चाहिए 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, तो एडिशनल 20 तो मिल रहा है। अब उस विद इन 40 डेज आपने कह दिया नहीं यार 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, तो एडिशनल 20 ही तो मिल रहा है। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल का इंपॉर्टेंस, कि फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल 20 डेज मिल रहा है, यू कैन आस्क फॉर एन एक्सटेंशन अप टू 40 डेज या फिर अप टू 60 डेज इन वन स्ट्रेच। नहीं अप टू 60 नहीं मांगा, अप टू 40 मांगा है, अप टू 40 विद इन 40 डेज। अगर आप नहीं कर पाए तो इसी बीच एक और एप्लीकेशन देके एडिशनल 20 डेज का एक्सटेंशन मांग सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है क्या यारों, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आई गेस आई हैव गिवन माय बेस्ट टू ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। एक बार अच्छे से देखो, समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूं। डेट ऑफ अप्रूवल से विद इन 20 डेज यू कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन अप टू 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल 2,000 रुपए, एक्सटेंशन अप टू 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल 3,000 रुपए, 40 डेज का लिया है, फर्दर एक्सटेंशन अप टू 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल एडिशनल 1,000 रुपीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसको अगर आप खुद से इंटरप्रेट करोगे तो गलती कर दोगे। गलती क्या कर सकते हैं, ये गलती कर सकते हैं कि 20 डेज में नहीं हुआ तो एडिशनल 40, एडिशनल 60। नहीं 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। तो मैक्सिमम भी डेट ऑफ अप्रूवल से 60 डेज का ही एक्सटेंशन मिलता है, 60 डेज का ही अप्रूवल मिलता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं चाहता हूं और एक और गलती मत करना यार, इसको कोविड रिलेटेड अमेंडमेंट मत समझना, वो अलग आया था, दिस इज अ परमानेंट अमेंडमेंट, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस वंस। देखो समझ रहा है क्या, गिव इट अ रीड, खुद से समझ रहा है क्या। आप देखो कि भाई साहब नॉर्मली 20 डेज मिलते हैं, 20 डेज के अंदर हम एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ अप टू 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, ठीक है, 40 डेज का, तो उसके लिए 2,000 रुपए, 60 डेज का शुरू से ले लिया तो 3,000 रुपए, 40 के अंदर अगर वापस 20 का लिया, मतलब टोटल 60 का लिया तो वापस 1,000 रुपए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रिकी कंसेप्ट। आई वांट यू टू गिव इट अ ट्राई एंड देन सी, गिव इट अ ट्राई, गिव दिस अ ट्राई। ऐसे आप रीड नहीं कर पाओगे ना, रुको आई जस्ट ट्राई इट फुल स्क्रीन, देखो रीड कर पाते हो क्या। इफ दिस वे यू कैन रीड इट अप तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, या फिर रैदर यू गिव दिस अ ट्राई बिना मेरे एक्सप्लेनेशन के। देखो ओके वेट सॉरी, अपन ने 1,000 और 2,000 गलत लिख दिया, मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। This is 2,000. Yes. Just give this a try. Give this a try. Are you understanding it? Are you people understanding this? Are you people understanding this? चलो एक बार मैं आपको साथ में रीड करके समझाता हूं, फोकस करना अच्छे से। अपॉन पेमेंट ऑफ
fees provided below through the web service available at www.mca.gov.in, the registrar shall extend the period of a name reserved using web service Spice Plus up to, कि भाई जो आपका नेम रिजर्वेशन होता है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कब तक, अप टू 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। जनरली आपका 20 डेज होता है, आपको मिल जाएगा अप टू 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑन पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज। 1000 रुपए दिए तो 40 दिन का एक्सटेंशन मिल जाएगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 डेज, मतलब उन 20 दिन विद इन 20 डेज आपको एप्लीकेशन देनी है फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ फ्रैंकली फर्दर 20 डेज, फॉर एन एप्लीकेशन ऑफ फर्दर 20 डेज। ठीक है, तो 1000 रुपए में, तो यहां पे क्या लिखा है, आपको विद इन 20 डेज एप्लीकेशन देनी है अप टू 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, 1000 रुपए में। देन आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑन पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज। अगर आपने सॉरी यहां पे क्या कर दिया मैंने, ये तो 3 है, ये 2000 रुपीज। अगर आपने विद इन 40 डेज 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑन पेमेंट ऑफ 2000 मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 40 डेज, अगर आपने 40 डेज एक्सपायर होने के बाद फर्दर एप्लीकेशन दिया तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा 60 डेज का। और लास्ट ऑप्शन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ 3000 मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। जिनको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, एकदम शांति से यहां पे देखो, एकदम शांति से यहां पे देखो। यहां पे थोड़ा सा हमारे पास जगह कम है तो मैं आपको वापस ड्रॉ करके बताता हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही मत रखना। जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ रहे, एकदम मस्ती में रहो। फोकस 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 फोकस। नॉर्मली थोड़ा सा पतला कर देते पेन को। डेट ऑफ अप्रूवल, डेट ऑफ अप्रूवल से 20 डेज का मिलता है, 20 डेज में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। ठीक है, नाउ यू हैव अप्लाइड फॉर एक्सटेंशन। within 20 days, within 20 days you have applied for extension. Understand very carefully. दो केस हो जाएंगे, that you have applied for extension for 40 days, you have applied for extension for 60 days. ठीक है, समझना अच्छे से। 40 या 60 जो भी होगा वो होगा तो फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ओनली, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। मुझे लगता है ये तो हर एक के दिमाग में आ चुका है, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। सो टू डिसाइड कि कितने दिन का एक्सटेंशन, 20 का तो मिला है, हम 60 डेज के लिए रिजर्व करें या 40 डेज के लिए, 60 या 40, 60 या 40, 60 या 40। अरे 60 के लिए करना है क्या, तो अभी से ही 3000 रुपए दे दो और 60 डेज के लिए रिजर्व कर लो। 60 डेज के लिए रिजर्व करना है क्या, तो अभी से ही 3000 रुपए दे दो और 60 डेज के लिए रिजर्व कर लो। ठीक है, नहीं 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 सर 60 ने हमें 40 के लिए रिजर्व करना है, तो आपको सिर्फ 1000 रुपए देने और आपका 40 के लिए रिजर्व हो जाएगा। हाँ, अब अगर आपने 40 के लिए रिजर्व किया और बाद में आपको लगता है नहीं 40 में काम नहीं और आपको वापस उसको 60 में करना है, तो इसके बाद में आप उसको वापस एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड फॉर अप टू 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। तो यहां पे आपको 2000 रुपए और देने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिल सकता है आपको 60 डेज के लिए। सिंपल। इज एवरीवन विथ मी नाउ? इज एवरीवन विथ मी? कि भाई साहब सिंपल है कि नॉर्मल डेट ऑफ अप्रूवल से आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है कितने दिन के लिए करना है। 20 डेज में करा लो तो कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं सर हमें 40 डेज के लिए चाहिए, तो निकालो भाई साहब कितने 1000 रुपए। नहीं हमें 60 डेज के लिए चाहिए, निकालो भैया 3000 रुपए, निकालो भैया 3000 रुपए। मैं आपको और एक अलग एंगल से बताता हूं, अब एकदम मस्ती से समझेगा। सुनना, मैं हूं आरओसी, मैं हूं आरओसी। अब एकदम अलग एंगल से समझो, क्रिस्टल क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। मैं हूं आरओसी, आप मेरे पास आए हैं नेम रिजर्व करने के लिए। मैंने आज आपका नाम कर दिया रिजर्व, मैंने आज आपका नाम कर दिया रिजर्व, रिजर्व कर दिया। सुनो मेरी बात, अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं हूं आरओसी, मैं आपसे पूछ रहा हूं सुनो ना, कितने दिन के लिए रिजर्व करना है। ऑप्शन ए 20 डेज, ऑप्शन बी 40 डेज, ऑप्शन सी 60 डेज। सुना ध्यान से, आज आप मेरे पास आए, आपने कंपनी का नाम रिजर्व कर लिया है, मैंने कहा कितने दिन में इनकॉर्पोरेशन कराओगे। ऑप्शन ए 20 डेज, ऑप्शन बी 40 डेज,
ऑप्शन सी 60 डेज। ठीक है, आपने कहा नहीं नहीं साहब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, तो इसकी तो फीस पहले ले चुका हूं मैं, कोई फीस नहीं ली जाएगी, नो एडिशनल फीस। 20 दिन में रिजर्व करा दोगे, नो एडिशनल फीस। ठीक है, आप बोले नहीं नहीं सर 20 दिन में रिजर्व नहीं कराएंगे, हम तो 40 दिन में रिजर्व कराएंगे। 40 दिन में रिजर्व करा रहे हैं, तो बताओ कितनी फीस लूंगा, कितनी एडिशनल फीस लूंगा? मैंने कहा 40 दिन में करा रहे हो क्या आप, 1000 रुपए एडिशनल लूंगा। उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। या फिर अब कह रहे हो कितने दिन के लिए रिजर्व करना है, वो व्यक्ति बोल रहा है नहीं 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 सर हमारा तो आप 60 डेज के लिए रिजर्व कर दो, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल 60 डेज के लिए। मैंने कहा बबुआ 3000 रुपए लूंगा, तो 60 डेज के लिए रिजर्व कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस कि डेट ऑफ अप्रूवल से कितने दिन का रिजर्व करना है? 20 डेज के लिए भाई साहब कुछ एडिशनल फीस नहीं है, 40 डेज के लिए 1000 रुपए लूंगा, 60 डेज के लिए 3000 रुपए लूंगा। ये सबको समझ में आया क्या? ये सबको समझ में आया क्या? यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं क्या? एक एक बालक, एक भी व्यक्ति साथ में नहीं तो मुझे बोलो इज एवरीवन विथ मी ऑन दिस? इज एवरीवन विथ मी ऑन दिस? यस 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 यस, परफेक्ट। अब इसमें एक और केस हो सकता है ना कि 40 डेज के अंदर वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया, वो बोल रहा है सुनो ना सर इसे 40 की जगह इसे 60 ही कर दो ना, तो मैं उससे कितना पैसा और लूंगा, तो मैं उससे कितना पैसा और लूंगा। अब अगर कोई पहले 40 के लिए रिजर्व करा चुका है बट वो 40 में इनकॉर्पोरेट नहीं करा पाया, अरे यार सर सुनो मेरा 40 नहीं मेरा 60 के लिए रिजर्व कर दो, तो उससे कितना, तो उससे मैं कितना और पैसा लूंगा, कितना और पैसा लूंगा? बिल्कुल सही, उससे मैं लूंगा 2000 रुपए और। आई गेस ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज विथ मी नाउ। ठीक है, तो एकदम तीन ऑप्शन है, 20 डेज कोई एडिशनल पैसा नहीं है, 40 डेज 1000 रुपए लूंगा, 60 डेज 3000 रुपए लूंगा। 40 डेज में नहीं कर पाए, नाउ यू अगेन वांट्स एक्सटेंशन अप टू 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, नाउ यू विल हैव टू पे 2000 रुपीस। नाउ आई गेस ईच एंड एवरीवन इज विथ मी, नाउ आई गेस ईच एंड एवरीवन इज विथ मी। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? So it is all from the date of approval. तो मैक्सिमम भी एक्सटेंशन जो मिलता है वो मिलता है फ्रॉम 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। आई गेस एवरीवन इज विथ मी। चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये कैसा था, डेट ऑफ अप्रूवल से विद इन 20 डेज अगर आप अप्लाई कर देते हैं, विद इन 20 डेज अगर आप अप्लाई करते हैं एक्सटेंशन के लिए, या तो 40 डेज के लिए करेंगे तो 1000 रुपए, 60 डेज के लिए करेंगे तो 3000 रुपए, और 40 डेज के करने का फर्दर एक्सटेंशन करेंगे अप टू 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल तो एडिशनल 2000 रुपए आपको देना होगा। चलिए पहले 40 का एक्सटेंशन लिया है, उस 40 डेज में आप कभी भी वापस फर्दर 20 मतलब टोटल 60 का एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो हमने 40 का लिया, 39th डे पे हम चाहे तो बोल सकते नहीं 40 नहीं 60 का दे दो, ये लो 2000 रुपए और। क्लियर है यारों? चलिए तो आई गेस ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर हियर। और अब मैं इन 8 फिंगर्स को 9 और 10 करना चाहता हूं। एंड नाउ आई हैव क्लियर ईच एंड एवरी पॉसिबल चीज जो इशू हो सकता है, मैं सारी चीजों को यहां पे क्लियर करने की कोशिश की। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द 10th अमेंडमेंट। 10th अमेंडमेंट इज अ वेरी इजी अमेंडमेंट, वेरी वेरी इजी अमेंडमेंट। पहले इस कंसेप्ट के बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि कैसा है कि एक फंडा लेकर आया एमसीए। एमसीए का फंडा ऐसा है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको भी एक एग्जाम देना पड़ेगा। तो एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लाया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए। ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लाया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। आई होप यूर ऑल विथ मी एंड आई कैन गो हेड राइट। शालिनी फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल काउंट होगा, जिस दिन आपको अप्रूवल मिल गया, नेम रिजर्व हो गया, वहां से 20 या वहां से 40 या वहां से 60। चलिए सो इट्स अ वेरी इजी अमेंडमेंट। ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए एक एग्जाम आया था कि नहीं सर आप सबको अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह कंटिन्यू करना है तो आपको एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना होगा। अब इसको लेके कुछ एग्जम्पशंस आए, देखना ध्यान से। MCA has given relief in the time period to pass the online proficiency exam। भाई सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को पास करना पड़ेगा। अब अगर आप में से किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, तो उस व्यक्ति को ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास होना होगा, उसी का तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। सो MCA has given certain relief किया है। Now an individual shall pass the online proficiency self assessment test within a period of 2 years instead of 1 from the date of inclusion of his name in the data bank with only 50% as pass percentage। समझना अच्छे से, ये क्या फंडा है?
एक डेटा बैंक का कंसेप्ट होता है कि सबको पता है 152 के आसपास आता है। डेटा बैंक का कंसेप्ट आता है कि उसमें मेरा नाम ऐड कर लो, मुझे प्लीज यार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है। तो अगर उस डेटा बैंक में आपको नाम ऐड करवाना होता था, तो जब आपने नाम ऐड करवाया है उसके पहले 1 साल में आपको ये एग्जाम देके पास होना था। ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है, तो जिस दिन आपने डेटा बैंक में नाम ऐड कराया उसके 1 साल में ये एग्जाम आपको क्लियर करना होता था। उस 1 साल को कर दिया गया है 2 साल। नाउ आफ्टर योर इंक्लूजन ऑफ योर नेम इन द डेटा बैंक कि मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, ठीक है, डेटा बैंक में नाम ऐड किया है, पहले उसके 1 साल के अंदर आपको एग्जाम क्लियर करना होता था। अब ऐसा नहीं है, अब उसके 2 साल के अंदर एग्जाम क्लियर कर सकते हो। पहला, उसका पासिंग परसेंटेज अब कर दिया गया है 50%। उसका पासिंग परसेंटेज अब कर दिया गया है 50%, ठीक है। उसके बाद में further MCA has also expanded the eligibility criteria for exemption from taking the online proficiency self assessment test। क्या होता है यार, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं वो 6, 7, 10, 15 सालों से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अब यह टेस्ट देना पड़ेगा यार। उन डायरेक्टर्स को बोलना कि आप टेस्ट दो, अच्छा थोड़ा लगता है। हाँ, जो नया डायरेक्टर बन रहा है ना, उससे बोलो क्या टेस्ट दे के आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनोगे, दैट इज फाइन। यार एक व्यक्ति 10 साल से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको टेस्ट देने का बोलोगे क्या? तो उन्होंने एग्जाम्पशन पहले क्या रखा था, कोई व्यक्ति जो केएमपी वगैरह हायर पोजीशन पे काम कर रहा है फॉर लास्ट 10 इयर्स, उसको एग्जाम्पशन है। अब उन्होंने एग्जाम्पशन बढ़ा दिया। देखो ध्यान से क्या लिखा है, एंड इज द एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फॉर एन इंडिविजुअल हु हैज सर्व्ड एज डायरेक्टर केएमपी फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 इयर्स, अर्लियर 10 इयर्स। समझेंगे ध्यान से। पहले क्या था, पहले ऐसा था कि जो व्यक्ति 10 इयर्स तक किसी कंपनी का डायरेक्टर या केएमपी था, कोई व्यक्ति अगर 10 इयर्स तक किसी कंपनी का डायरेक्टर या केएमपी था, तब जाके उसे एग्जम्पशन मिलती थी कि भाई साहब इस व्यक्ति को ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना पड़ेगा टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो 10 इयर्स से रिड्यूस करके उन्होंने 3 इयर्स कर दिया है। अब दिस इज वेरी लॉजिकल। एक व्यक्ति जो 3 साल भी किसी कंपनी का डायरेक्टर है, उसको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, उसको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है हम लोग? तो ये अमेंडमेंट है, as on the date of inclusion of his name in the data bank in certain public companies body corporate holding a designation organization, ठीक है। तो जो स्पेसिफाइड जगह पे आप काम कर रहे हो, तो एकदम इजी। क्या अमेंडमेंट आया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए जो एग्जाम था वो पहले तो कर दिया यार, आपको क्या करना था, आपको डेटा बैंक में नाम ऐड होने से विदिन 1 ईयर पास होना था। कह दिया नहीं, विदिन 2 इयर्स पास हो जाओ, कोई इशू नहीं। दूसरा कह दिया कि भाई साहब पहले ऐसा था कि जो व्यक्ति 10 इयर्स तक किसी कंपनी का डायरेक्टर या केएमपी है, 10 इयर्स तक किसी कंपनी का डायरेक्टर या केएमपी है, उसी को एग्जाम्पशन मिला था। अब यहां पे कह दिया आप सिर्फ 3 इयर्स तक भी डायरेक्टर या केएमपी तो भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो 10 को 3 कर दिया है और 1 को 2 कर दिया है। ये मेजर चेंजेस है कि 1 ईयर जो था विदिन 1 ईयर, उसको विदिन 2 ईयर कर दिया, और जिनका एक्सपीरियंस 10 इयर्स था उनको एग्जाम्पशन था, अब एक्सपीरियंस 3 इयर्स को भी एग्जाम्पशन दे दिया गया है। आई एम सो डैम हैप्पी टू रीच यू। सिर्फ एक और कंसेप्चुअल अमेंडमेंट है और फिर बड़ा मजा आएगा। चलिए एकदम मस्ती में, चलिए एक बार मैं चाहता हूं आप देखो, सिर्फ पॉइंट देख के अमेंडमेंट याद आ रहा है क्या? अगर याद आ रहा है तो इस सेशन में बैठना सक्सेसफुल था। अगर सिर्फ पॉइंट देख के उसका अमेंडमेंट याद आ रहा है तब इस सेशन में बैठना सक्सेसफुल था। पहला पॉइंट, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल। अरे हाँ, जो कंपनीज रूल 9A में कवर होती हैं उन कंपनीज को हाफ ईयरली बेसिस पे रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल करवाना है। हाफ ईयर एंड होने के विदिन 60 डेज, ड्यूली ऑथराइज्ड, ड्यूली सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग सीएस और प्रैक्टिसिंग सीए। वेरी गुड। सेकंड, प्राइवेट प्लेसमेंट की भी, अरे पहले हर बार स्पेशल रिजर्वेशन पास करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अब एक बार स्पेशल रिजर्वेशन पास किया तो उस पूरे ईयर में आप कितने भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। अमेंडमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट। स्टार्टअप का पहला कैसा था, 5 इयर्स तक ही वो मजे ले सकता था, वो 10 इयर्स तक एग्जाम्पशन मिलता है उसको। इंक्रीज इन स्कोप ऑफ सीएसआर। अरे भाई साहब, ये अपने आयुष वगैरह का नाम ऐड हो गया, वहां पे भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। अमेंडमेंट इन सीएसआर एक्टिविटी। पहले अगर कोई बिजनेस अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में कोई काम करता था तो सीएसआर के लिए क्वालिफाई नहीं होता था। अब कोई बिजनेस अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में काम करता है जो सीएसआर के अंदर कवर भी होता है तो वो सीएसआर के लिए क्वालिफाई होता है। अटैचमेंट ऑफ एनुअल रिटर्न है, मैंने करेक्ट कराया था, रिटर्न विद बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट के साथ में आपको एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ वेब लिंक दे देना है अपने बोर्ड रिपोर्ट में और उसको अपलोड कर दो अपने वेबसाइट पे। परचेज ऑफ माइनॉरिटी पढ़ना बाकी है। प्राइस प्लस फॉर स्टेट ऑफ कर्नाटका के उसके अंदर प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम इन सर्टेन केसेस। अब सुनना, मैं एक और बार बोल रहा हूं, यार नॉर्मली रिजर्वेशन था 20 डेज के लिए, अगर हमें चाहिए एक्सटेंशन विद इन 20 डेज वी कैन गिव एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन फॉर 40 डेज और 60 डेज। 40 डेज में 1000 रुपए, 60 डेज में 3000 रुपए। Within 40 days, we want to get extension up to 60 days only. Then we have to pay additional 2000 rupees. Easy to go. And last one was online proficiency self-assessment test के पहले डायरेक्टर्स के ऊपर
ऐसा कहा गया था कि डेटाबेस में नाम, डेटा बैंक में नाम ऐड हुआ है उसके 1 ईयर में देना है, अब कह दिया उसके 2 ईयर्स में दे दो। पहले कहा था जो 10 ईयर्स तक डायरेक्टर्स या केएमपी ऑफ द स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें एग्जाम्पशन, अब कह दिया कि 3 ईयर्स तक भी अगर डायरेक्टर केएमपी तो भी आपको मिल गया एग्जाम्पशन। टेल मी ये सारे पॉइंट्स आप मुझसे पहले बोल पा रहे थे। Do you think you're very confident with respect to these 9 amendments? Then I'm going to hit the 10th amendment. Tell me, are you very comfortable with these 9 amendments? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Beautiful, 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 beautiful. So now what we're going to do? We're going to hit the last amendment. Thank you people, thank you people. चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। वापस लैंडस्केप लगा दो। अरे यारो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपके प्यारे प्यारे शब्द मुझे इतना मजा आता है ना यारो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इसको हम एंड में रखेंगे और पूरा मैं मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दूंगा, ठीक है यारो। लेकिन 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 अभी फटाफट से एक लास्ट अमेंडमेंट है, रैप अप करेंगे, बहुत मजा आएगा। Yes. Seventh amendment is purchase of minority shareholding held in demat form. Purchase of minority shareholding held in demat form. अच्छे समझेंगे, बड़ा मजा आएगा। मुझे ऐसा बताओ, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, कमेंट सेक्शन पे आपका हाथ है तो, जो सेक्शन 230 240 को छोड़ ही देते हैं, सेक्शन 230 टू 240 को पढ़ते ही नहीं है। Yes people, so now understand, I would sincerely request you people, do not do that. एक वीडियो मैंने बनाया था स्पेशली आप बच्चों के लिए, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे 230 240 को स्किप करते हैं, तो मैंने क्या किया था, आई मेड अ वीडियो जिसके हमने 230 240 को एकदम कंसाइजली एक एक चीज उसके अंदर कवर की है। तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने वो नहीं देखा है तो। क्लियर है? सो 230 टू 240 का मैंने एक वीडियो बना के डाला, एकदम कंसाइज, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, एकदम कट टू कट, लेस देन 60 मिनट्स में सारे सेक्शंस कवर हो जाएंगे, ठीक है यार? तो प्लीज उसे कवर करना, ठीक है? क्योंकि वो कैसा है, वो आपके प्रोफेशनल में बहुत काम आएगा, तो अभी से बेस बना के जाओ। चलो अब कैसा है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। सेक्शन नंबर 236, ये अमेंडमेंट कोई बहुत खास अमेंडमेंट नहीं है, ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी एक बार आई वुड वांट कि आप लोग इसको देखें, और इसके जस्ट बाद मैं क्विज के बारे में अनाउंस करूंगा। बड़ा मजा आएगा यार, बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में भी, बहुत मजा था, जब कंपटीशन हो तो बहुत मजा आएगा, ठीक है? चलिए 236 क्या कहता है, 236 क्या कहता है, फोकस करना अच्छे से। 236 कहता है जनरली परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का सेक्शन है। परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का सेक्शन है। परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का सेक्शन है, फोकस करना अच्छे से। मैं कमेंट सेक्शन हटा रहा हूं मेरे सामने से, ठीक है? आप लोग भी फोकस करो क्लास में। परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का सेक्शन है। ये क्या कहता है यारों, ये कहता है कि कोई भी कंपनी के अंदर इफ अ पर्सन होल्ड्स 90% से ज्यादा शेयर्स, इफ a person is holding more than 90% shares, if a person holds 90% or more shares, the person gets a right to acquire the remaining shares as well if he complies the conditions given in 236। तो 236 का कहना है कि किसी व्यक्ति के पास अगर 90% शेयर्स हो चुके हैं, किसी भी व्यक्ति के पास अगर 90% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, तो ही हैज अ राइट टू अक्वायर द रिमेनिंग शेयर्स एज वेल। उसका हक है कि वो ट्रिब्यूनल में अप्लाई करके रिमेनिंग शेयर्स भी जबरदस्ती अक्वायर कर सकता है, ही कंप्लाइज विद 236। इसमें जो नया कंसेप्ट आया है, नया अमेंडमेंट आया, वो क्या आया है? परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। तो 236 तो बहुत पुराना कंसेप्ट है, न्यूली एडेड प्रोविजन इज फॉर प्रोसीजर for purchase of
माइनॉरिटी शेयर्स हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। तो पहले स्टोरी को अच्छे से समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। स्टोरी इतनी सी है कि जनरली क्या होता है यारों, जनरली ऐसा होता है दैट हम लोग जनरली मान लीजिए मेरे पास 90% उससे ज्यादा शेयर्स हैं, सो आई कैन अक्वायर, मेरे पास 90% उससे ज्यादा शेयर्स हैं, सो आई कैन अक्वायर द रिमेनिंग शेयर्स, मैं रिमेनिंग शेयर्स अक्वायर कर सकता हूं, इजी टू गो, खत्म खत्म खत्म, मैं रिमेनिंग शेयर्स अक्वायर कर सकता हूं। ठीक है, अब यार क्या था इसका प्रोसीजर, क्या था कि फिजिकल शेयर से सब क्या उसका प्रोसीजर था। नया प्रोसीजर आया कि यार अब तो मैंने कहा ना अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसके भी शेयर्स डीमैट में होते हैं, तो जिन लोगों के शेयर्स डीमैट में हैं उनके शेयर्स अक्वायर करने का प्रोसीजर क्या है। कंसेप्ट तो सेम है पहले जैसा, सिर्फ प्रोसीजर ऐड हुआ है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू अक्वायर द शेयर्स हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। तो बस वो प्रोसीजर हमें पढ़ना है। मेरी बात को एक बात समझना, प्रोसीजर जहां भी आपको मिलेगा ना वहां पे आपको मजा नहीं आएगा, बिकॉज वो प्रोसीजर मतलब कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, बस प्रोसीजर है कि हम इसको ये देंगे, ये इन्फॉर्म करेगा, न्यूज़पेपर में देंगे और हम अक्वायर कर लेंगे। तो इट्स वेरी इजी, द प्रोसीजर इज वेरी इजी, बट द गुड पार्ट अबाउट प्रोसीजर्स इज दैट प्रोसीजर पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो केस स्टडी क्वेश्चन नहीं आ सकता। प्रोसीजर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे और लास्ट लाइन में पूछ लेंगे गिव द प्रोसीजर ऑफ डूइंग दिस, तो प्रोसीजर में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो समझना अच्छे से, बहुत सिंपल है, कोई कंसेप्ट नहीं है। प्रोसीजर क्या है, मैंडेटरी अक्वायर करने का अंडर 236 दोस शेयर्स व्हिच आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। समझना अच्छे से। सबसे पहला, द कंपनी शैल विद इन 2 weeks from the date of receipt of amount equal to the price of shares to be acquired by acquirer under section 236 verify the details of minority shareholders holding shares in demat form। सबसे पहला पॉइंट है वेरीफाई, कि कंपनी क्या करेगी, वेरीफाई करेगी कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स डीमैट फॉर्म में शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, उनको वेरीफाई करेगी। कब करेगी, विद इन 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ मनी। जिस दिन जो अक्वायरर है, जिसको 236 पढ़ा है उसको समझ में आ रहा होगा कि जो व्यक्ति अक्वायर कर रहा है शेयर्स, मेरे पास 91% शेयर्स है कंपनी के, मैं 9% शेयर्स अक्वायर कर रहा हूं, तो वो 9% शेयर्स अक्वायर करने के लिए जो पैसा है मुझे एस्क्रो अकाउंट में देना होता है, तो जो मैं पैसा देता हूं उसके विद इन 2 weeks कंपनी विल वेरीफाई। तो स्टेप 1 ये प्रोसीजर है यार, मेरे साथ में फोकस बनाए रखो। स्टेप 1 कंपनी विल वेरीफाई द शेयर्स, कि जो शेयर्स डीमैट फॉर्म में उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि हाँ कौन होल्डर है कौन नहीं है, ये सब। तो कंपनी विल वेरीफाई द शेयर्स व्हेन विद इन 2 weeks from डिपॉजिट ऑफ मनी, कि भाई जब पूरा पैसा डिपॉजिट हो चुका है, पूरा प्रोसीजर 236 में, हम सिर्फ अमेंडेड पार्ट पढ़ रहे हैं, तो जब पैसा डिपॉजिट हो चुका है, डिपॉजिट होने से विद इन 2 weeks कंपनी विल वेरीफाई द शेयर्स। इजी, कंपनी ने शेयर्स वेरीफाई कर लिए कि ये शेयर होल्डर्स हैं जिनके शेयर्स हमें अक्वायर करने हैं। ठीक है, after verification the company will send the notice to such minority shareholders by registered post, speed post, courier, email about a cutoff date which shall not be earlier than 1 month after the date of sending of notice। कि हम आज का नोटिस देख रहे हैं, भेज रहे हैं, तो अगले 1 महीने की डेट नहीं होनी चाहिए, 1 महीने बाद की डेट होनी चाहिए। मतलब 1 अगस्त को अगर मैं नोटिस भेज रहा हूं, ठीक है, तो मैं अगस्त की डेट नहीं दे सकता कि 1 अगस्त को नोटिस भेज के कि 16 अगस्त को आपके शेयर ले रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। देखो शेयर्स तो हम जबरदस्ती ले रहे हैं 236 अगर आपको याद होगा तो शेयर्स हैव टू बी मैंडेटरीली अक्वायर्ड, बट हम ये बोलेंगे कि 1 अगस्त को दे रहे हैं, हाँ अगस्त दे रहे हैं, 5 सितंबर को आपके शेयर्स अक्वायर कर रहे हैं। तो जब आप नोटिस दे रहे हैं उसके विद इन 1 मंथ का डेट मत दो जिस दिन उनके शेयर्स अक्वायर करने वाले हैं। तो नोटिस दो दैट योर शेयर्स आर गोइंग टू बी अक्वायर्ड ऑन विच शेयर्स माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स शैल बी डेबिटेड फ्रॉम द अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट ऑफ द कंपनी। क्या होगा, अब मैं आपको एक और बार बताता हूं जिनको 236 याद नहीं है। 236 में जिन लोगों के पास शेयर्स है ना, उनको ऑप्शन नहीं मिलता है, उनके शेयर्स कंपल्सरीली अक्वायर हो रहे हैं, तो हम उनको नोटिस दे रहे हैं कि ये पैसा आपको मिलेगा और आपके शेयर्स आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। सो स्टेप 2 में क्या है, मेरे साथ बने रहना, सुनो मेरी बात को अच्छे से। प्रोसीजर थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता है पर पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा पेशेंस रहोगे ना, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से 10 मिनट में अमेंडमेंट्स खत्म हो जाएंगे, 10 मिनट में, लेकिन ये पेशेंस रखो थोड़ा सा। मैं स्पीड अप कर लूंगा तो आपका वो छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, फोकस करना। स्टेप 2 कंपनी विल गिव नोटिस विथ कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट मतलब क्या, वो डेट जिस दिन उनके डीमैट अकाउंट से उनके शेयर्स डिडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो नोटिस के अंदर आजकल वेबसाइट